पुष्पांजलि, गुड इवनिंग। पुष्पांजलि, क्या आप क्लास में नए हैं? पुष्पांजलि, आप अनम्यूट करके बता सकते हो। राइट, लेट्स अज्यूम पुष्पांजलि इज नॉट न्यू। ओके, ऑलराइट, ठीक है। सो हाँ जी देविका, गुड इवनिंग। तो रिकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो गई है एंड चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे यहाँ पे क्लास। ऑलराइट, सो आज की क्लास में हमारा डिस्कशन रहेगा। मेनली हमारा एक टॉपिक है यहाँ पे लेमार्किज्म करके, उसके ऊपर हम यहाँ पे आज डिस्कशन करेंगे। उस टॉपिक को हम यहाँ पे समझेंगे। तो पहले आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक हमने जो टॉपिक सीखा है, वी हैव डन द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में देखा था यहाँ पे, जो आपके चार्ल्स डार्विन ने आपको यहाँ पे दिया था। बट और भी कई सारी थ्योरी थी जो आपको डार्विन के अलावा किसी और ने दी थी, राइट। जो डार्विन ने आपके सामने थ्योरी रखी थी वो तो हम जानते हैं, द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, वो हम तो जानते हैं, जो आपकी चार्ल्स डार्विन ने आपको यहाँ पे दी थी। बट देयर वर सम अदर साइंटिस्ट एज वेल जिन्होंने भी अपना कंट्रीब्यूशन यहाँ पे किया था। सो लेट्स ट्राई टू टॉक अबाउट देम। सो जॉन लेमार्क, जो हमारे यहाँ पे बायोलॉजिस्ट थे, फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे हमारे यहाँ पे, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, द कॉन्सेप्ट ऑफ योर इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स इन ऑर्गेनिज्म फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज। तो क्या था इनका कॉन्सेप्ट, क्या ये कहना चाहते थे, इसको हम यहाँ पे समझते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि हमारे जो लेमार्क, जो हमारे यहाँ पे बायोलॉजिस्ट थे, उनका यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था, इनका क्या कहना था। अब आप ये बात याद रखना कि लेमार्क ने जो भी अपनी थ्योरीज आगे रखी थी वो काफी पहले थी, मतलब आपके बिफोर योर चार्ल्स डार्विन केम इनटू एग्जिस्टेंस, उसके पहले उन्होंने अपना यहाँ पे काम सामने रखा था। सो ही वाज वे बिफोर चार्ल्स डार्विन, ठीक है। आपको याद यहाँ पे रखना है, हाँ जी जान, गुड इवनिंग। आपको यहाँ पे याद ही रखना है कि इनका जो भी थ्योरी था या इनका जो भी स्कूल ऑफ थॉट था, उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। दैट स्कूल ऑफ थॉट, देयर थ्योरी वाज नॉट एक्सेप्टेड, मतलब वो आदमी उसे डिस्कार्ड कर दिया। तो चलिए देखते हैं इनका क्या कहना था और क्यों इनकी बातों को डिस्कार्ड किया। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट वाज माय लेमार्किज्म। तो लेमार्किज्म यहाँ पे क्या होगा, इसको हम यहाँ पे समझते हैं। अब लेमार्किज्म की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि इन्होंने आपकी दो चीजें सामने बोली थी, दो काफी प्रोमिनेंट चीजें इन्होंने यहाँ पे बोली थी इवोल्यूशन को लेके। उन्होंने एक चीज बोली थी जिसको हम कहते हैं एज अ यूज डिसयूज थ्योरी, यूज एंड डिसयूज थ्योरी। सो क्या है आपकी यहाँ पे यूज डिसयूज थ्योरी? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये आपकी थ्योरी यहाँ पे क्या कह रही है, या लेमार्क का यहाँ पे क्या कहना था। तो लेमार्क का यहाँ पे ये कहना था कि अगर कोई पर्टिकुलर ऑर्गन है और अगर उसे हम ज्यादा यूज करेंगे तो उसका साइज इंक्रीज होगा। अगर एक कोई पर्टिकुलर ऑर्गन है, अगर उसको आप एक्सटेंसिवली यूज करते हो तो उसका साइज आपको वहां पे इंक्रीज किया जाएगा। अगर एक पर्टिकुलर ऑर्गन है, अगर आप उसे यूज नहीं कर रहे तो कुछ टाइम के बाद वो ऑर्गन आपके बॉडी से निकल जाएगा, राइट, या इट वोंट बी स्टेइंग ओवर देयर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये इनका यहाँ पे कहना था आपका यूज डिसयूज थ्योरी के अंदर। क्या रखना, हिज आइडिया वाज दैट ऑर्गन विच इज बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली वो ग्रो करता है। ऑर्गन विच इज यूज्ड एक्सटेंसिवली वो आपका करेगा ग्रो, दैट विल ग्रो इन साइज। और इसका उल्टा होता है कि अगर आप कोई ऑर्गन या कोई अगर बॉडी पार्ट को अगर आप यूज नहीं कर रहे तो आपका वहां से वो निकल जाएगा, या वो आपका वहां से विद द कोर्स ऑफ टाइम वो आपका लाइक डीजेनरेट आपका वहां पे हो जाएगा। तो ये इनका यहाँ पे कहना था यूज डिसयूज थ्योरी को लेके। अब ये बात जो उन्होंने यहाँ पे बोली थी वो कहीं से भी सही नहीं थी, बट वो टाइम पे लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया था। और इनका जो एग्जाम्पल था ना देने का, ये या ये बात समझाने का, वो भी काफी लाइक लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था। इनका ये कहना था कि इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया था जिराफ का। तो इनका ये मानना था कि जिराफ जो था वो एक छोटा सा लाइक गाय जितने साइज का एनिमल होता होगा, और जब उस जिराफ को पेड़ खाने के लिए जो मिल रहे थे वो काफी टॉल थे, या जो लीव्स उसे मिल रही थी खाने के लिए वो काफी टॉल पेड़ के ऊपर थी। तो उसने अपनी गर्दन को स्ट्रेच करना चालू किया, और जब उसने अपनी गर्दन को स्ट्रेच करना चालू किया, आज कल परसों लाइक ऐसे करता गया, तो विद द कोर्स ऑफ टाइम उसकी लाइक नेक लंबी हो गई, and that led to the evolution of the giraffe. That's what he thought, that's what he believed in, right?
सो उसका ये माना था कि क्योंकि वो आपके लीव्स इतने ऊपर थे वहां पे कि उसको लाइक स्ट्रेच करना पड़ता था उनकी तरफ जाने के लिए, एंड विद द कोर्स ऑफ टाइम वो जब ये रेगुलरली करता था, सो बाय द एंड ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ जनरेशन उनकी नेक वहां पे लंबी हो गई थी। तो ये इनका एक एग्जाम्पल था कि अगर आप एक किसी ऑर्गन को अगर आप ज्यादा यूज कर रहे हो दैट विल ग्रो इन साइज। उनका दूसरा मानना यहाँ पे ये था कि स्नेक्स स्नेक्स के अंदर आपको पैर देखने के लिए नहीं मिलते, तो उनका ये मानना था कि स्नेक्स ने क्योंकि लेग्स कभी यूज किए नहीं, बिकॉज देवर क्रॉलर्स, वो हमेशा से क्रॉल करते थे और अपने पैरों का इस्तेमाल नहीं करते थे, तो इसलिए उनके जो पैर थे वहां से आपके एलिमिनेट हो गए। सो स्नेक्स के जो आपके यहाँ पे जो लाइक फीट थे दे वर नो लॉन्गर सीन ओवर देयर, दे गॉट एलिमिनेटेड बिकॉज दे वर नॉट यूजिंग देम। तो ये उनका मानना था। उनका ये भी मानना था कि आपके जो बैट्स होते हैं, बैट्स हैव अ पुअर आई विजन, क्योंकि वो केव्स में रहते हैं, वो अंधेरे वाले एरिया में रहते हैं, एंड दे ओनली आर एक्टिव इन द नाइट टाइम, और वो भी अपना इको लोकेशन यूज करते हैं, सो दैट इज व्हाई दे हैव अ पुअर विजन ओवर देयर। तो उनके ये कुछ आइडियाज थे कि अगर आप किसी ऑर्गन को अगर आप ज्यादा टाइम के लिए यूज नहीं करते देन दे विल इधर डिजेनरेट, और अगर आप किसी ऑर्गन को अगर आप ज्यादा यूज कर रहे हो तो आपको वहां पे ग्रो कर जाएगा। ठीक है, सो दैट इज समथिंग दे हैव ट्राइड टू टेल अस, राइट। अब आप जानते हो कि ये बात बिल्कुल आपकी गलत है। यहाँ पे ऐसा होता तो आपका भी लाइक आंखें बड़ी बड़ी हो जाती, इतना पढ़ाई करते हो लाइक यू जस्ट रीड सो मेनी बुक्स, राइट। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स, राइट। So that is something, it's something he said which was not acceptable later on, right? But आपको ये बात याद रखनी है। दूसरी चीज आप यहाँ पे याद रखना, सेकंड बात जो इन्होंने यहाँ पे बोली थी, that was something in terms of the theory of acquired characters. Theory of acquired character. अब थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर जो आपके यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, जो थ्योरी थ्योरी आपको यहाँ पे ये कह रही होती है कि अगर एक एनिमल कोई कैरेक्टर एक्वायर्ड करता है, कुछ चीजों को एक्वायर करता है, राइट, सो उसको आप इजीली इनहेरिट कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं आपको लाइक अगर एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल एक कोई एनिमल है, कोई रैट है, कोई रैबिट है, राइट, कोई रैबिट है, और वो कोई बिहेवियर को लर्न करता है। एक्वायर्ड करना मतलब चीजों को सीखना या गेन करना, राइट। चाहे वो कोई बिहेवियरल लर्निंग हो, चाहे वो कोई फिजिकल एक मार्क हो आपकी बॉडी के ऊपर, अगर आप कोई चीज एक्वायर करते हो तो वो चीज आपके साथ नेक्स्ट जनरेशन में चली जाएगी। तो इनका ही मानना था कि अगर कोई बिहेवियरल भी अगर आप चीजें एक्वायर्ड कर रहे हो, कोई अगर आप एनवायरमेंट में रहकर अगर आप कोई चीज सीख रहे हो, समझो अगर एक रैट सीख जाता है कि कैसे उसे एनिमल्स को अवॉइड करना है अपने एनवायरमेंट के अंदर, तो वो जो बिहेवियर है उसके बेबीज के अंदर अपने आप चला जाएगा, इट विल गेट इनहेरिटेड इन दोस बेबीज ओवर देयर। अब आप मुझे बताइए क्या ये बात आपको सही लग रही है, गलत है? ये जो सर। नहीं लग रहा आपको, या दैट इज समथिंग व्हिच विल नॉट विल हैपन फॉर एक्स बर्थ, पता नहीं क्या करे बोल रहे आप। सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर इज कि आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो भी आप यहाँ पे अगर आप लर्न कर रहे हो या अगर कोई चीज आप एक्वायर कर रहे हो, सो दैट विल ऑलवेज गेट इनहेरिटेड इनटू द नेक्स्ट जनरेशन। अब ये हर चीज के लिए सही नहीं होता। अगर कोई वेरिएंट है आपकी बॉडी के अंदर जो आपके सारे डीएनए में अगर आपको आपके सारे सेल्स के अंदर आपको मिल रहा है, इवन योर जर्म सेल्स, देन इट विल गेट इनहेरिटेड, देन आपको इनहेरिटेड आपका हो जाता है। अगर आप कोई लर्न बिहेवियर है, फॉर एग्जाम्पल गिटार सीखना, अगर मैं गिटार बजा सकता हूँ अच्छे से, तो दैट डज नॉट मीन कि मेरा जो बेटा होगा वो अपने आप बजा पाएगा, राइट। सो दैट इज समथिंग विच इज नॉट समथिंग ट्रू टू अ राइट एक्सटेंट, वो भी आपका सही तरीके से हर मायने में आपका सही नहीं है। ठीक है, तो अगर समझो किसी को कोई हम डैमेज करते हैं, किसी को अगर कोई फिजिकल डैमेज होता है, तो फिजिकल डैमेज अगर हुआ है उसे लाइफ टाइम अगर वो फिजिकल डैमेज है, तो फिजिकल डैमेज उसको इनहेरिट नहीं होगा उसके ऑफस्प्रिंग के अंदर। सो दैट वाज माय थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। वो बात भी आपके यहाँ पे कहीं से भी लाइक आपके यहाँ पे सही साबित नहीं हुई थी, या इसको हमने डिस्प्रूव किया था बाद में। सो दीज वर द टू थ्योरीज यू हैव टू नो। ये दो चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है, यूज डिसयूज थ्योरी एंड थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, जो आपके यहाँ पे दी थी आपके लेमार्क ने। एंड लेमार्क ने जब ये आपके सामने स्टेटमेंट रखा था, सो इनिशियली इट वाज एक्सेप्टेड, बट लेटर ऑन पीपल रियलाइज दैट दैट इज नॉट वेरी मच ट्रू इन द रियल सेंस। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको इसके अंदर याद रखनी है। नाउ लेट्स ट्राई टू सी फ्यू थिंग्स। तो ये आपके जिराफ का एग्जांपल, आप देख पा रहे हो कि जिराफ यहाँ पे अपनी नाक गर्दन को स्ट्रेच कर रहे हैं, एंड आफ्टर स्ट्रेचिंग फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम देखो उनका हाइट बढ़ गया। ये वैसा है, पता है आपको बचपन में पता नहीं बताया जाता होगा कि अगर आप लटकोगे तो आपकी हाइट बढ़ेगी, लटकोगे तो आपकी हाइट बढ़ेगी, यस सर। यस सर। लाइक और वो झूले पे झूलने की जगह वहां पे लटक रहे होते थे उसे पकड़ पकड़ के, right? So Lamarck was that kind of person. Lamarck was that kind of individual over there, right? So that is something which is going to be true. इसका एक और एग्जांपल आप यहाँ रखना स्नेक्स के बारे में, स्नेक्स एंड देयर लिम्स का भी एग्जांपल आप यहाँ रखना। So I can give you one more example जो आपको याद रखना है, that's going to be in terms of the snakes, right?
and disuse of limbs. ठीक है। और इनका ये मानना था कि इस रीजन से, तो बेसिकली आपका लेमार्क ये कह रहा था कि आपका जो एनवायरमेंट है ना, एनवायरमेंट आपका कंट्रोल कर रहा है आपके यहाँ पे जो आपके बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं। तो अगर आपका एनवायरमेंट चेंज हो रहा है तो आपके बॉडी के अंदर भी चेंजेस किए जाएंगे उस एनवायरमेंट के हिसाब से अडेप्ट करने के लिए। बट ऐसा नहीं होता, यू डोंट फाइंड दैट हैपनिंग। ऐसा नहीं होता कि अगर आपका एनवायरमेंट चेंज हो गया देन द एनिमल विल मेक सम चेंजेस इनसाइड इट्स बॉडी एज पर हिज ओन विल। क्योंकि यहाँ पे वो वेरिएशन की बात ही नहीं कर रहा था, यहाँ पे लेमार्क कोई वेरिएशन की यहाँ पे बात नहीं कर रहा था। ही वाज ऑल डिस्कसिंग अबाउट एनिमल्स हैविंग दिस पोटेंशियल टू हैव दिस चेंजेस हैपनिंग इनसाइड देम, और उससे वो लोग अपना यहाँ पे अडेप्ट कर पा रहे हैं। तो दैट इज समथिंग ही वाज सेइंग व्हिच वाज नॉट ट्रू। ओके, सो साइलेंट फीचर्स के यहाँ पे क्या आते हैं? द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गन्स एंड द यूज आर प्रोपोर्शनल टू द एक्टिविटीज ऑफ दिस ऑर्गन्स, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे एज अ यूज डिसयूज थ्योरी। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। दूसरी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, एवरी न्यू कैरेक्टर दैट हैज बीन एक्वायर्ड इन द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल इज प्रिजर्व्ड एंड ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन बाय देम। इसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ योर एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर आप यहाँ पे वापस समझ जाओ कि अगर आप कोई भी चीज आप गेन कर रहे हो आपके लाइफ टाइम के अंदर, दैट इज बीन प्रिजर्व्ड इन द इंडिविजुअल, और ये ट्रांसमिट किया जाता है आपके नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। ये बात भी कुछ चीजों के लिए आपकी सही है, बट हर एक चीज के लिए ये बात आपके यहाँ पे ठीक नहीं है। That is not going to be true for every aspect. तो ये बात भी आप याद रखें, that is something also which was not accepted. Okay, so ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। These are the two things you have to know. इसके अंदर और ज्यादा आपको याद नहीं रखना, एंड याद रखना कि इसको हमने लाइक डिस्कार्ड कर दिया था। The theory was not accepted later with the course of time. इसको हमने एक्सेप्ट नहीं किया था। I do hope you understand why it was not accepted. अब यहाँ पे हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिन्होंने काफी आगे आके हेल्प किया था ये बताने के लिए कि जो लेमार्क कह रहा है ना वो गलत है। सो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर जो वो लोग बात कर रहे थे वहां पे लेमार्क, वो बात आपके यहाँ पे सही नहीं है। उन्होंने यहाँ पे कैसे प्रूव किया? सो देयर वाज दिस साइंटिस्ट कॉल्ड बाय वाइसमैन, देयर वाज दिस साइंटिस्ट कॉल्ड वाइसमैन, एंड वाइसमैन जो हमारे जो यहाँ पे इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने दी थी आपकी थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म। इसको आपको बहुत डिटेल में नहीं समझना, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ बिकॉज ये एनसीईआरटी में नहीं है। थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म, लेकिन आपको इनको याद रखना है। आपको इनको याद कैसे रखना है? आपको याद रखना है कि वेइसमैन जो आपके यहाँ पे जो साइंटिस्ट है, इन्होंने आपको बोला था कि ही एक्चुअली डिस्प्रूव्ड द थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड इनहेरिटेंस। ही डिस्प्रूव्ड थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड इनहेरिटेंस। इन्होंने कैसे डिस्प्रूव किया था इसको आप यहाँ पे पिक्चर के थ्रू आप यहाँ पे देख सकते हो। तो वाइसमैन ने यहाँ पे क्या किया, ही एक्चुअली टुक द रैट। उन्होंने कुछ चूहे लाए, लैब रैट लाए, ओके, और उनकी आप देख सकते हो उनकी टेल काट दी। देख पा रहे हो? इसकी टेल नहीं है, देखो ध्यान से, गायब इसकी टेल। Yes. भी वो वैसा ही बैठा हुआ है, Yes. हुआ नहीं है, राइट। सो यहाँ पे उसकी टेल यहाँ पे उन लोगों ने निकाल दी। अब जैसे उसकी यहाँ पे टेल निकाल दी तो उन्होंने क्या किया, ऐसा उन्होंने 19 जनरेशन तक किया। इमेजिन, ऐसा उसने 19 जनरेशन तक रैट के साथ किया कि मेल भी पकड़ के लाया, टेल काटी, फिर उसके बेबीज हुए, उनकी भी टेल काटी, उनके बेबीज हुए, उनकी भी टेल काटी। ऐसा उसने 19 जनरेशन करता रहा। उसने ये देखा कि जब भी मैं इनकी टेल काट रहा हूँ उसके बाद जो भी उनके ऑफस्प्रिंग हो रहे हैं ना, उन सबके अंदर टेल मुझे वापस से मिल रही है। आई कैन एक्चुअली फाइंड टेल इन ऑल द ऑफस्प्रिंग। जब भी मैं इनकी टेल को कट कर रहा हूँ, मेल फीमेल लाके मीटिंग कराने के लिए उनकी टेल कट कर रहा हूँ, बट उसके बाद जब मीटिंग होने के बाद जो उनके वहां पे बेबीज बन रहे, आई एम स्टिल फाइंडिंग द बेबीज आर हैविंग द टेल। तो यहाँ पे उन्होंने प्रूव किया दैट समथिंग यू एक्वायर्ड फ्रॉम द एनवायरमेंट इज नॉट गेटिंग इनहेरिटेड। अगर आप कुछ एक्वायर्ड करो एनवायरमेंट में से तो वो चीज आपकी इनहेरिट आपके यहाँ पे नहीं हो रही। तो ये बात वाइसमैन ने यहाँ पे आपकी प्रूव की थी, ये बात आपके सामने रखी थी बाय डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट, और इन्होंने एक्चुअली डिस्प्रूव किया था आपके यहाँ पे थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड इनहेरिटेंस को। तो यहाँ पे जो लग रहा था लेमार्क को कि चलो ये तो एक्सेप्ट हो ही जाएगी थ्योरी मेरी, वो भी फिर बाद में एक्सेप्ट नहीं की गई थी। ठीक है, तो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। याद रखनी है, इतना इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ पे इनफ रहेगा चीजों को आगे हैंडल करने के लिए। क्या ये सब चीजें आपको यहाँ पे समझ, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. राइट, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। अब ये बात हमने यहाँ पे देख ली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय डार्विनिज्म। अब डार्विनिज्म के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। यू नो दैट जब भी हम बात करते हैं नेचुरल सिलेक्शन के बारे में, जो आपका चार्ल्स डार्विन ने दिया था, कौन सी बुक लिखी थी और कौन से ईयर में बुक लिखी थी? Origin of species. साल कौन सा था? साल कौन से साल में?
1859. 1859, हाँ 1859, 1859 में लिखी थी, भूलना मत। ठीक है, ऑलराइट। अब नेशनल सिलेक्शन जब हम यहाँ पे बात करते हैं, आपको कुछ की पॉइंट्स तो आपको हमेशा याद रखने हैं। वन इज गोइंग टू बी योर वेरिएशन इन द पॉपुलेशन, ये आप जानते हो ये बात। बहुत बढ़िया महेश, या वो वेरिएशन इन द पॉपुलेशन, तो वेरिएशन इन पॉपुलेशन आपको चाहिए होता है, राइट। उसके बाद आपने एक और चीज यहाँ पे सुनी थी मेरे से, या जो आपने सीखी थी यहाँ पे, दिस समथिंग गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय कंपटीशन। Yes, sir. कंपटीशन का कोई एग्जांपल देगा मुझे यहाँ पे हैंड रेस करके कि कंपटीशन कैसे होता है और उसका कैसा इफेक्ट होता है उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के ऊपर। हाँ जी, कौन बताएगा, कोई नया बच्चा बताइए। शिवा, टेल मी द एग्जांपल ऑफ कंपटीशन एंड टेल मी हाउ डज इट इफेक्ट द पॉपुलेशन। सर प्रोजेनिस्टर से स्पेस के लिए फोर्स के लिए कंपटीशन होता है। एक एग्जांपल बना के बता दो फटाफट। सर जैसे कि सर अगर क्रोस के सर चाइल्ड हो रहा है, तो अगर एक एग पहले से ही सर चाइल्ड में कन्वर्ट हो गया, तो वो ट्राई करेगा कि वो अनदर एग को सर फिर चिल्ड्रन में कन्वर्ट ना हो जाए। राइट, वो उसे अपने वहां से हटा देगा। सो दे आर एक्चुअली कंपीटिंग फॉर द रिसोर्सेज, बिल्कुल सही। सो अगर क्रो के हैचलिंग्स अगर वहां पे होते हैं, तो जो जल्दी बॉर्न हुआ होता है या जो पहले बॉर्न हुआ होता है, वो क्या करता है, वो दूसरों को वहां पे से पुश करेगा एंड इट विल मेक देम फॉल ऑन द ग्राउंड। सो ये करने से व्हाट विल हैपन इवेंचुअली कि आप अपने आप को लाइक अलाउ करो कि आपको सारे रिसोर्सेज मिले और बाकी वाले आपके जो सिबलिंग है उन्हें कुछ ना मिले। सो दैट इज समथिंग यू डू ओवर देयर, राइट। सो दैट इज अ कंपटीशन एंड वो आपको नेचर में हमेशा मिलेगा। याद रखना, इवन आपका अगर डियर का पॉपुलेशन है, अगर आपका फॉरेस्ट में है, तो वो हमेशा compete कर रहा है आपके रिसोर्सेज के लिए, राइट। सो प्लीज कंपटीशन को हर एक तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो। यू कैन हैव अ पॉपुलेशन ऑफ डियर, राइट, विच इज लाइक competing फॉर द ग्रासेस, ग्रास के लिए compete कर रहे हैं वहां पे, राइट। ग्रास इज गोइंग टू बी a resource over there, इसलिए वहां पे compete करेंगे। यू कैन हैव an example of your something like your plants competing for the nutrients in the soil। plants आपके compete कर रहे होते हैं आपके nutrients के लिए soil के अंदर, that also becomes example over here, right। ये भी आपके compete कर रहे होते हैं। so competition आपको हमेशा मिलेगा वहां पे होते हुए नेचर के अंदर, and that is going to be essential। जब competition आपका होगा तो याद रखना, उसी टाइम पे you are finding the struggle of existence भी आपका वहां पे हो रहा है। जो strong होगा, जो ज्यादा उस एनवायरमेंट के हिसाब से लाइक ज्यादा अडेप्टेबल होगा, वो आप वहां पे सर्वाइव करेगा। ओके, so there's always going to be a survival of the fittest। there's always going to be, because of naturally there's always going to be a survival of the fittest। इसके एग्जांपल हम ऑलरेडी यहाँ पे हम देख चुके हैं। वन ऑफ द एग्जांपल विच यू हैव सीन इज गोइंग टू बी योर आपकी टॉम कॉड फिश। टॉम कॉड फिश का हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा था कि कैसे वो इतने खराब एनवायरमेंट के अंदर भी कुछ फिश आपकी सर्वाइव कर गई थी, बिकॉज दे वर हैविंग वेरिएशन, दे वर एबल टू सर्वाइव। और फिर वहां पे लोग अपना रिसोर्सेज, अपना वहां पे नंबर अपना वहां पे आगे बढ़ा पाए थे वो लोग, राइट। दे वर एबल टू अडेप्ट टू दैट एनवायरमेंट, ठीक है। तो वैसे ही आपको नेचर में कई सारे एग्जांपल मिल जाते हैं। याद रखना, वेरिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंपटीशन हमेशा आपका रहेगा। देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जहां पे आपने, इवन मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आपके 6 या 8 से 12 अगर बच्चे हो रहे एक रैट के, तो सबके सब सर्वाइव नहीं करते हैं। मेनी ऑफ देम विल एंड अप डाइंग। सो दैट इज द कंपोनेंट ऑफ योर नेचुरल सिलेक्शन। ये एक आपका पार्ट है आपके नेचुरल सिलेक्शन का, राइट। और एक और चीज मैंने आपको बोली थी यहाँ पे, दैट यू विल ऑलवेज हैव अ मोर नंबर ऑफ प्रोजेनी देन दे कैन सर्वाइव। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था ये चीज, अगर आपके जो नंबर ऑफ प्रोजेनी आपके होते हैं वो हमेशा आप यहाँ पे ज्यादा रहेंगे। सो यू विल हैव more progeny than survive। So more progeny are been than that survive, आपकी पॉपुलेशन में आपके रिलीज किए जाएंगे। तो यही सारे कंपोनेंट बेटा, यही सारे कंपोनेंट अगर आपको यहाँ पे बहुत क्लियरली समझ आ रहे हैं, तो आपको वो एक छोटा सा जो पार्ट है एनसीईआरटी का, वो आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा। बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस 3 एग्जांपल। तो अगर आपको वो एग्जांपल क्लियर है, अगर आपको ये तीनों टर्म का इंपॉर्टेंस पता चल रहा है कि इन तीनों टर्म्स का इंपॉर्टेंस क्या होता है आपके नेचुरल सिलेक्शन के अंदर, सो दैट मींस यू नो व्हाट इज नेचुरल सिलेक्शन इज गोइंग टू बी ओवर देयर। तो आपको हमेशा पता चल जाएगा। सो आपको इसमें कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल यहाँ पे दूं, तो जब आप पेस्टिसाइड स्प्रे करते हो, तो कई बार क्या होता है, इंसेक्ट एक टाइम के बाद हो जाते हैं रेजिस्टेंट। तो इंसेक्ट को मारने के लिए आप कितना भी पेस्टिसाइड यूज करो, उनकी डेथ नहीं हो रही वहां पे। तो होता क्या है कि अब वो इंसेक्ट आपके स्ट्रांग हो गए, उनका पॉपुलेशन भी वहां पे अब आपके इंक्रीज करेगा, राइट। एंड दे कैन ऑक्यूपाई मोर अमाउंट ऑफ एरिया। एंड जो अब वहां से बेबीज उनके जो होंगे ना, जो भी आपके नए ऑफस्प्रिंग वहां पे होंगे, दे विल आल्सो हैव दैट सेम जीन
जो उनको अलाउ करता है उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए. So that is also example of my natural selection which will be happening in the environment. तो ये चीज आपको याद रखनी है. अब आपको यहाँ पे एक बात यहाँ पे समझनी है कि नेचुरल सिलेक्शन का जो आइडिया था वो लाइक जो डार्विन के दिमाग में आया वो किससे इन्फ्लुएंस हुआ था. तो यहाँ पे एक आपके साइंटिस्ट है जिनका नाम है आपका यहाँ पे योर टी.आर. मैल्थस. तो याद रखना डार्विन वाज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय अ पब्लिकेशन नेमली द एसे ऑफ टी.आर. मैल्थस in 1798. क्या टाइटल था उसका? ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द पॉपुलेशन. याद रखना आपके एनसीईआरटी में ये नाम मेंशन किया हुआ है टी.आर. माल्थस, लेकिन ये मेंशन नहीं किया हुआ कि टी.आर. माल्थस ने बेसिकली किया क्या था, व्हाट ही वाज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट, वो वहां पे क्या कह रहे थे. तो जो वहां पे कह रहे थे वो बहुत सिंपल बात उनकी कहनी थी. उनका ये कहना था कि पॉपुलेशन आपका यहाँ पे एक्सपोनेंशियली, आप ज्योमेट्रिकली नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा एक्सपोनेंशियली. पॉपुलेशन आपका एक्सपोनेंशियली आपका ग्रो करेगा. पॉपुलेशन आपका एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है एंड द फूड रिसोर्सेज इंक्रीजेस अरिथमेटिकली. तो उन्होंने ये बोला था कि आपका जो पॉपुलेशन है ना, अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें तो काफी रैपिडली आपका ग्रो करता है, लेकिन आपके जो फूड रिसोर्सेज है वो काफी आपके लिमिटेड है. वो आपके जो फूड रिसोर्सेज जो आपको मिलेंगे वहां पे वो आपके बहुत ज्यादा आपके यहाँ पे लिमिटेड होंगे. अब क्योंकि आपके पास फूड रिसोर्सेज आपके यहाँ पे लिमिटेड है, तो आप आई थिंक समझ सकते हो कि यहाँ पे आपका शॉर्टेज है, या वो शॉर्टेज ऑफ फूड, या वो शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, या वो कंडीशन जहां पे आप इतने बड़े पॉपुलेशन को आप सर्वाइव नहीं करा सकते. तो क्या होता है उसके वजह से आपकी पॉपुलेशन मेंटेन रहती है. बिकॉज ऑफ दैट व्हाट विल हैपन कि पॉपुलेशन आपकी हमेशा मेंटेन रहेगी. अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूं, सी एक फॉरेस्ट के अंदर एलिफेंट्स का पॉपुलेशन आपका काफी ज्यादा इंक्रीज हो सकता है. अगर आप उसे अलाउ करो ग्रो करने के लिए तो आपका इंक्रीज हो सकता है, लेकिन वो नहीं होता. क्यों नहीं होता? बिकॉज यहाँ वो रिसोर्सेज की आपकी लिमिटेशन होती है. इसलिए एलिफेंट का पॉपुलेशन भी एक लिमिट तक आपका बढ़ेगा, उसके आगे वो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि हर एक फॉरेस्ट की या हर एक हैबिटेट की एक होती है कैरिंग कैपेसिटी. याद रखना हर एक एनवायरमेंट की या हर एक हैबिटेट की हम एक टर्म यूज करते हैं विच यू कॉल एज अ कैरिंग कैपेसिटी. कैरिंग कैपेसिटी दैट मीन्स आप एक हैबिटेट के अंदर एक सर्टेन नंबर ऑफ एनिमल्स को आप पाल सकते हो, उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकते. आपको भी नोटिस करना ना, जब आप किसी फॉरेस्ट में जाते हो घूमने के लिए तो ऐसा नहीं होता कि हर जगह आपको डियर दिख रहे होते हैं, वैसा नहीं होता. आपको डियर दिखते हैं, अच्छे खासे डियर पॉपुलेशन आपको दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था कि हर जगह डियर आपको दिख रहा है, मतलब पेड़ पे भी डियर है, हर जगह डियर है. ऐसा कभी नहीं होता आपके साथ. क्यों नहीं होता? बिकॉज अगेन यू हैव हर एक एरिया की एक लिमिट होती है, वहां तक उस एनिमल का पॉपुलेशन ग्रो कर सकता है. और वही बात यहाँ पे आपके टी.आर. मैल्थस आप यहाँ पे कह रहे हैं, राइट. और उसी चीज को सोच के या उसी चीज के बारे में थोड़ा लाइक उसी चीज से इन्फ्लुएंस हो गए डार्विन ने बोला दैट यस देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ कंपटीशन फॉर द रिसोर्सेज, एंड इसलिए यू विल ओनली हैव सम पॉपुलेशन. इसलिए आपके कुछ ही छोटा सा पॉपुलेशन होगा जो आपका हमेशा आपका लाइक सर्वाइव कर पाएगा, और वही पॉपुलेशन अपने प्रोजीज भी वहां पे ऐड कर पाएगा. दैट्स व्हाट डार्विन वाज एक्चुअली ट्राइंग टू टेल. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाट आर द 3 स्टेटमेंट्स. एवरी पॉपुलेशन हैज अ इनहेरेंट कैपेसिटी टू इंक्रीज इट्स नंबर एक्सपोनेंशियली. हर एक पॉपुलेशन अपना पॉपुलेशन नंबर काफी फटाफट अपना बढ़ा सकता है. Nature keeps a control over the size of the population by posing several challenges: death, food shortage, and your disease. तो नेचर उसे कंट्रोल करता है. नेचर का कंट्रोल करने का आइडिया सिंपल है कि आपका लिमिटेड रिसोर्सेज है, डेथ इज अ नॉर्मल थिंग, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर फाइंडिंग द पॉपुलेशन ऑलवेज गेट मेंटेन. नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑलवेज गोइंग टू बी लिमिटेड. तो आप ऐसा सोचो कि चार्ल्स डार्विन ने जब ये थ्योरी पढ़ी थी, चार्ल्स डार्विन ने जब ये ऐसे पढ़ा था टी.आर. माल्थस का, तो उन्हें इससे काफी वो इन्फ्लुएंस हुए थे. उनका ये मानना था कि जो भी मैं देख रहा हूँ, इतना घूम फिर के जो भी मैं यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ और जो उन्होंने लिखा हुआ है वो काफी सेंस करता है. सो प्लीज अंडरस्टैंड कि जब उन्होंने अपनी थ्योरी आगे रखी थी, द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, तो इनसे उनका काफी इन्फ्लुएंस यहाँ पे आया था. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो, टी.आर. माल्थस का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था आपके चार्ल्स डार्विन के ऊपर. तो ये बात आपको समझनी है, और आपको ये बात याद रखनी है कि टी.आर. माल्थस यहाँ पे क्या कह रहे थे, व्हाट ही वाज एक्चुअली ट्राइंग टू टेल, व्हाट ही वाज एक्चुअली टेलिंग अस. ठीक है, क्या ये बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes. Yes, sir. तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखना. दीज आर द स्टोरीज व्हिच यू हैव टू रिमेंबर ओवर देयर. तो ये सारी कहानी याद रखना. लेमार्क ने क्या बोला था कि उसको डिस्कार्ड किया गया था, एंड हाउ इट वाज हिज वर्क वाज डिस्कार्डेड, एंड ये टी.आर. माल्थस वाली बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. ओके, एंड यू शुड ऑल नो प्लीज, आई होप सबको नेचुरल सिलेक्शन में क्या हो रहा होता है वो आपको सबको यहाँ पे मालूम है.
इसको लेके कंफ्यूजिंग कुछ रहना नहीं चाहिए, बिकॉज इट्स समथिंग वी हैव डिस्कस विद सर्टेन एग्जांपल। अगर आपको एग्जांपल समझ आ रहा है देन आप समझ पा रहे हो कि कहानी वहां पे क्या जा रही है। ठीक है, अब हम समझते हैं। एक और बात यहाँ पे याद रखना कि डार्विन ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बोली थी जो आपको हमेशा याद रखनी है। एवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस रादर देन अ सडन बायोलॉजिकल इवेंट। ये बात याद रखना, ये आपका बोला गया था चार्ल्स डार्विन ने। दैट इज समथिंग सेड बाय माय चार्ल्स डार्विन कि एवोल्यूशन जो आपका होता है यहाँ पे वो आपका एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। इट्स नॉट अ सडन इवेंट, ये सडनली नहीं होता, ये एक आपका ग्रेजुअल प्रोसेस है, आपका स्लो प्रोसेस है आपका ये, और इट इज नॉट समथिंग विच विल हैपन सडनली। ये बात याद रखना क्योंकि अभी इसी बारे में हम लोग वापस से बात करेंगे। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय म्यूटेशन थ्योरी। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट थ्योरी, इसका नाम है आपका म्यूटेशन थ्योरी। इसको किसने दिया था? हुगो डे वेरीज ने। सो हुगो डे वेरीज वाज द साइंटिस्ट हु एक्चुअली गेव अस द म्यूटेशन थ्योरी। तो मैं कह सकता हूं ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू कॉइन द टर्म म्यूटेशन। ये वो पहले इंडिविजुअल थे जिन्होंने टर्म दिया, ही गेव द टर्म म्यूटेशन, ही गेव द टर्म म्यूटेशन टू अस। सबसे पहले यहाँ पे टर्म हमारे सामने रखा था। अब इन्होंने ये टर्म कैसे सामने रखा था, क्या ही इनकी कहानी? तो आपके जो हुगो डे वेरीज थे वो आपके एक प्लांट को स्टडी कर रहे थे जिसका नाम था इवनिंग प्राइमोस। अब इवनिंग प्राइमोस जो आपका यहाँ पे जो प्लांट था, इसके अंदर उन्होंने कुछ चीजें ऐसी देखी थी जिसको देखकर उन्होंने बोला था कि म्यूटेशन इज अ रीजन फॉर माय स्पीसीएशन। तो इनका यहाँ पे ये कहना था कि म्यूटेशन जो आपका होता है ना, म्यूटेशन की वजह से ही आपका होता है स्पीसीएशन। सो म्यूटेशन जो आपका होता है, तो ये डार्विन की बातों से बिल्कुल अलग ही बात कर रहे थे। इनका ये कहना था दैट म्यूटेशन विल लीड टू अ स्पीसीएशन। अगर म्यूटेशन होता है तो उसकी वजह से आपका होता है स्पीसीएशन। दैट मीन्स म्यूटेशन की वजह से आपकी नई स्पीशीज बनती है। इनका ये कहना था यहाँ पे कि म्यूटेशन जब आपका होता है तो उसकी वजह से आपकी न्यू स्पीशीज आपकी फॉर्म होती है। बिकॉज ऑफ म्यूटेशन न्यू स्पीशीज आर बीन फॉर्म्ड। अब बात हाँ बेटा बोलो। सर मेरी स्क्रीन बंद हो गई है। अलजिया बोलो। सर कुछ नहीं हो गया। ठीक, सो यू विल फाइंड कि आपको यहाँ पे म्यूटेशन करके आपको हमेशा यहाँ पे याद ये रखना है दैट म्यूटेशन इज समथिंग व्हिच कैन लीड टू स्पीसीशन। ऐसा उनका कहना था हुगो डे वेरीज का कि म्यूटेशन आपके यहाँ पे स्पीसीशन होता है। अब म्यूटेशन के बारे में उनका ये मानना क्यों था? उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था ना कि उनका जो प्लांट था ना, जब उन्होंने उसकी सेल्फ क्रॉसिंग कराई इवनिंग प्राइमरोज की, तो सेल्फ क्रॉसिंग कराने के बाद उन्होंने वहां पे क्या दिखा कि कुछ आपको नए टाइप के प्लांट मिल गए थे। कुछ प्लांट थे जो बहुत बड़े साइज के मिल गए थे और कुछ प्लांट काफी छोटे मिल गए थे। सो दैट्स व्हेन ही सेड कि यहाँ पे मुझे एक नई स्पीशीज मिल चुकी है। सो जो भी म्यूटेंट प्लांट्स वहां पे उन्हें मिल रहे थे ना, उन्होंने जब सेल्फ क्रॉसिंग किया तो उन्हें कुछ नए टाइप के प्लांट मिल गए थे। और जैसे उन्हें वहां पे नए टाइप के प्लांट मिले, उन्होंने बोला दैट इट इज अ न्यू स्पीशीज, और यहाँ पे मेरी एक नई स्पीशीज यहाँ पे बन चुकी है। तो ये कहना था आपके हुगो डे वेरीज का। अब ये बात हम लोग अभी जानते हैं, वो टाइम पे लोग नहीं जानते थे, बट ये बात को बाद पहले के टाइम पे एक्सेप्ट किया था, बट लेटर ऑन इट वाज डिस्कार्डेड, राइट? तो याद रखना कि इन्होंने जो प्लांट के साथ जो अपने क्रॉसेस किए थे तो उन्हें कुछ नए प्लांट्स मिले थे वहां पे, या काफी अलग टाइप के प्लांट उन्हें मिले थे। आई वोंट से नए प्लांट, बट काफी अलग टाइप के प्लांट मिले थे क्रॉसिंग करने के बाद। सो ही सेड कि ये आ गया यहाँ पे नया स्पीशीज। ही सेड दैट दिस प्लांट जो मुझे यहाँ पे मिला है ये एक नया स्पीशीज है। ठीक है, इट्स लाइक तुम इमेजिन करो कि समझो लाइक हमारी लेट्स से रानी एक ऑरेंज कलर का प्लांट है जिसका ऑरेंज फ्लावर है, उसको सेल्फ क्रॉसिंग करा रही है, और उसे एकदम से सेल्फ क्रॉसिंग कराते टाइम में उसे एकदम से एक व्हाइट फ्लावर उसे वहां पे मिल गया एक प्लांट के अंदर। तो व्हाट विल से इट्स अ न्यू स्पीशीज, राइट? ऐसा ही कुछ उन्होंने वहां पे बोला था कि आपके यहाँ पे नई स्पीशीज आपके यहाँ पे बन चुकी है, बट वैसा नहीं होता। तो इनका यहाँ पे ऐसा कहना था, व्हाट ही वाज सेइंग वाज दैट, इनका ये कहना था कि इवोल्यूशन जो आपका होता है ना, इवोल्यूशन happens because of mutation। एक तो ये कहना था, और evolution का इनका ये मानना था that evolution is going to be a sudden event, it is a sudden event and this event is directionless। तो ये जो आपका इवेंट यहाँ पे होगा ये आपका सडन इवेंट होगा, मतलब एकदम से आपका हो जाएगा इवोल्यूशन, एंड दैट इवेंट इज गोइंग टू बी डायरेक्शनलेस। एकदम से हो रहा है,
और इनका ये मानना था कि म्यूटेशन इज अ कॉज फॉर माई एवोल्यूशन। म्यूटेशन जो आपका होता है उसके वजह से ही आपका यहाँ पे एवोल्यूशन आपका हो रहा होता है। इनका ये भी मानना था कि म्यूटेशन इज अ रीजन फॉर माई एवोल्यूशन, म्यूटेशन की वजह से आपका एवोल्यूशन आपका यहाँ पे हो रहा है। और एवोल्यूशन जो है यहाँ पे वो आपका सडनली हो रहा है और आपका डायरेक्शन लेस है। वो मतलब आप सोचो ना, जैसे उसको वहां पे नया प्लांट मिला, उसने बोला कि अरे न्यू स्पीशीज बन गया एंड मेरा एवोल्यूशन भी यहाँ पे हो गया रातों रात। सो दैट इज समथिंग ही वाज थिंकिंग। लेकिन आप ये बात आप जानते हो कि ये बात सही नहीं है, दैट इज नॉट गोइंग टू बी ट्रू ओवर देयर। ठीक है, आपको अगर यहाँ पे प्लांट दिखाऊंगा, इफ आई जस्ट शो यू प्लांट ओवर हियर, क्रॉस अगर आपको ये क्रॉस को आपको याद नहीं रखना है, बस आपको यहाँ पे समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे समझो इन्होंने यहाँ पे सीड्स निकाले उस प्लांट के, राइट, उसको यहाँ पे उन्होंने सेल्फ क्रॉसिंग का जब यहाँ पे कराया, तो कुछ प्लांट आपको मिले यहाँ पे नॉर्मल और कुछ प्लांट आपको मिले यहाँ पे जो काफी डिफरेंट थे। सो ये देवर कॉल्ड एज म्यूटेंट प्लांट, राइट। जब म्यूटेंट प्लांट को उन्होंने वहां पे से क्रॉस करे यहाँ पे, सो अगेन कुछ आपके यहाँ पे आपको मेजोरिटी ऑफ द प्लांट वर डिफरेंट, ठीक है, और कुछ प्लांट बिल्कुल अलग मिले, फिर उसके बाद और भी कुछ अलग प्लांट आपको वहां पे मिले। तो हर एक क्रॉस के बाद उन्हें कुछ नया वहां पे देखने के लिए मिल जाता, एंड दैट्स व्हेन ही सेड दैट दीज आर माय न्यू स्पीशीज। तो होता क्या कर रहा था, ये भी मेरी नई स्पीशीज है यहाँ पे, ये जो मेरे यहाँ पे बन रही है ये भी मेरी यहाँ पे नई स्पीशीज है, राइट। सो दैट वाज ही वाज सेइंग दैट दीज आर ऑल माय न्यू स्पीशीज एंड दे आर ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन। ये बात इन्होंने यहाँ पे सामने रखी थी। ये बात जो ये लोग कह रहे हैं ना, ये आपको याद रखना है, बिकॉज ये आपके सामने एज अ स्टेटमेंट आपके सामने आ सकता है। सो याद रखना, ही वाज सेइंग दैट म्यूटेशन हैपेंस एज अ सडन इवेंट एंड इट इज डायरेक्शनलेस, और आपका और इवोल्यूशन आपका हो रहा है बिकॉज ऑफ सडन इवेंट एंड इज डायरेक्शनलेस, और ये म्यूटेशन इज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर माय इवोल्यूशन। म्यूटेशन की वजह से मेरा इवोल्यूशन होता है, और म्यूटेशन की वजह से मेरे यहाँ पे स्पीसिएशन या मेरा नया स्पीशीज फॉर्मेशन होगा। क्या ये बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या अब यहाँ पे आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, म्यूटेशन इज सडन, रैंडम, डिसकंटिन्यूअस एंड हेरिटेबल चेंज independent of the environment in the genetic makeup of the individual, right? The term mutation was coined by my Hugo de Veris, right? So mutation आपका एक sudden, random, discontinuous होता है। Basically आप जानते हो कि mutation ऐसा ही होता है, right? आप तो जानते हो कि mutation ऐसा होता है कि suddenly होता है, it's random, discontinuous आपका ये होता है, and it's going to be which is going to be heritable change, independent of the environment in the genetic makeup of the person. The term mutation was given by Hugo de Veris. Hugo de Veris observed this phenomena in the evening primrose ओनियोथेरा लेमार्कियाना। आप ये प्लांट को देख के भी आपको आइडिया लग रहा होगा कि इस प्लांट को किसने पहले डिस्कवर किया होगा, राइट? सो किसने डिस्कवर किया होगा पता चल जाए ना आपको यहाँ पे, Remark. ने ये भी किया था। So that's what he like. So this was a plant over there, and now let's see the silent features in this. तो अब साइलेंट फीचर उनके थ्योरी के यहाँ पे क्या आते हैं? What were the silent features of this theory? Mutation are heritable and establish a new form of species. आपके बिल्कुल हेरिटेबल आपके यहाँ पे होते हैं, और आपको इससे क्या होता है, आपकी नई स्पीशीज आपके यहाँ पे मिल रही है। ये बात याद रखना कि नई स्पीशीज आपकी मिल रही है बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन ओवर देयर। ठीक है, म्यूटेशंस आर लार्ज एंड सडन एंड आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम फ्लक्चुएटिंग वेरिएशन ऑफ डार्विन व्हिच आर स्मॉल एंड डायरेक्शनल। याद रखना, डार्विन का ये कहना था कि आपका जो वेरिएशन आ रहा है ना, आपका जो इवोल्यूशन हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द वेरिएशन। याद रखना, डार्विन का ये मानना था कि वेरिएशन की वजह से आपका इवोल्यूशन होता है। बेसिकली डार्विन का ये कहना था कि इवोल्यूशन इज हैपनिंग आल्सो बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ द वेरिएशन फॉर नंबर ऑफ जनरेशंस। ठीक है, डार्विन का ये कहना था यहाँ पे दैट इवोल्यूशन इज ड्यू टू accumulation of variation for number of generations, तो वो एकदम से नहीं होता, it takes time, right? और वो accumulate होता है वेरिएशन, and then you find the evolution will happen, and then you find with the course of time you will find कि आपकी नई स्पीशीज आपके यहाँ पे बनेगी। बट ऐसा मानना इनका नहीं था, Hugo de Veris का। म्यूटेशन में अकर इन एनी डायरेक्शन, दैट मींस वो आपका ये रहेगा आपका डायरेक्शनलेस। ओके, evolution by Darwin was a gradual, while de Veris believed mutation caused speciation and hence called as a saltation. ये नाम याद रखना, ये टर्म याद रखना। So single step big mutation is called as my saltation. So याद रखना, saltation जब भी आपके सामने टर्म आएगा, आपको दो चीजें रखनी है। सॉल्टेशन टर्म आपके सामने आने के बाद आपको साइंटिस्ट का नाम याद रखना है जिसने आपकी म्यूटेशन थ्योरी दी थी, दैट वाज हुगो दे वेरिस, राइट? उसी दौरान आपने ये टर्म सुना है। सेकंड थिंग, सॉल्टेशन मींस सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन।
सॉल्टेशन का मतलब यहाँ पे होता है सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। वो लार्ज म्यूटेशन इतना लार्ज है कि आपको नई स्पीशीज आपको वहां पे मिल रही है। तो दैट इज व्हाट सॉल्टेशन एक्चुअली मीन्स। तो ये बात आपको इसके अंदर आपको याद रखनी है। दिस इज वन थिंग विच शुड बी वेरी क्लियरली अंडरस्टूड बाय ऑल ऑफ यू। क्या ये बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सारे स्टेटमेंट्स बहुत क्लियर कट मालूम होने चाहिए, क्योंकि आपको ये मुझे बाद में एक्सप्लेन करने पड़ेंगे दैट व्हाट आर द फीचर्स ऑफ माय हुगो दे वेरिस थ्योरी, राइट? प्लांट का नाम और उनको जो उनका आइडिया क्यों था, उनके रिजल्ट्स, ये जो वो लोग कह रहे थे कि यार इवोल्यूशन ऐसे ही हो रहा है, उनका रीजन क्या था, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। एज अ स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी यू शुड नो दैट कि इनके रीजंस क्या थे टू कम विद द आइडिया कि हाँ म्यूटेशन ही मेरा यहाँ पे रीजन है, बिकॉज ऑफ दैट आई एम गेटिंग न्यू स्पीशीज। उनको यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स ऐसे मिल रहे थे इसलिए, बिकॉज ऑफ दैट। ठीक है, दैट्स व्हाई ही सेड दैट, राइट? एंड यार अपना इवोल्यूशन इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन। एंड यहाँ पे जो इवोल्यूशन का जो रीजन था उनका वो था कि इट इज अ सडन इवेंट, और ये बिल्कुल आपके यहाँ पे डायरेक्शनलेस होता है। ओके, बट विच इज अनट्रू। हम लोग जानते हैं कि ये ट्रू नहीं है। इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस एंड इट इज वेरी डायरेक्शनल, और आपको बिल्कुल आपका डायरेक्शनल होगा एज पर द चार्ल्स डार्विन। ठीक है, तो ये चीज उन्होंने यहाँ पे बोल दी। अब इसके बाद अब आप मुझे बताइए कि जो ये कह रहा था हुगो दे वेरिस, जो अपनी यहाँ पे बात रख रहे थे, वो सही नहीं थी। आप बताइए कि वो बात सही क्यों नहीं थी? आप मुझे रीजन दीजिए कि वो बात जो कह रहे थे वहां पे वो सही क्यों नहीं थी। इसके लिए आपको पहले हैंड रेज करना पड़ेगा एंड देन टेल मी व्हाटएवर ही वाज सेइंग वाज अनट्रू, यू टेल मी व्हाई इट वाज अनट्रू। बताइए अक्षरा। सर वो बोल रहे थे कि इवोल्यूशन एक सडन इवेंट है, जो कि गलत बात है। इवोल्यूशन ग्रेजुअली चलता है, वो ज्यादा टाइम लेता है। ठीक है, राइट, दैट्स ट्रू। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, इट टेक्स मोर अमाउंट ऑफ टाइम एंड इट्स एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन विल इवोल्यूशन। ठीक है, और उसके अलावा? और सर उन्होंने बोला कि सेल्फ क्रॉसिंग करवाई तो उन्हें न्यू स्पीशीज मिली, तो उसमें तो वो न्यू रिकॉम्बिनेंट बना ना, तो वो न्यू स्पीशीज कैसे हो सकती है? ठीक है, ये बात भी मैं आपकी समझ पा रहा हूँ कि वो कह रहे थे कि वो नई स्पीशीज, बट आप कह रहे हो कि वो नई स्पीशीज नहीं थी। हम लोग भी सब लोग जानते हैं कि न्यू स्पीशीज वहां पे वो नहीं थी, इट वाज समथिंग एल्स, राइट? ओके, मुझे ये बताओ अक्षरा कि हम म्यूटेशन को क्यों नहीं ले सकते एज अ कॉज फॉर माय इवोल्यूशन, या स्पीसिएशन के लिए म्यूटेशन को हम क्यों नहीं ले सकते? Why I cannot say that mutation is a reason for my speciation? Why I cannot stay with this statement? और कोई मोनिका के अलावा और कोई है यहाँ पे जो बताना चाहेगा मुझे कि क्यों मैं नहीं कह सकता कि म्यूटेशन इज अ रीजन फॉर माय स्पेसिएशन? क्यों मैं, चलो मैं इसको थोड़ा और सिंपल बताता हूँ, क्यों मैं नहीं कह सकता कि म्यूटेशन की वजह से आपकी नई स्पीशीज बन सकती है, या म्यूटेशन की वजह से आपका एवोल्यूशन हो सकता है? ये बात को हम क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं? बताओ मोनिका, क्या होगा इसका आंसर? सर बिकॉज म्यूटेशन होती है जिसमें एडिशन या फिर डिलीशन हो रही है किसी चीज़ की, एक क्रोमोसोम वगैरह में जैसा वो आता है, लेकिन वो तो फिर एक एक्सेप्शन में आ गया ना। तो वो स्पीशीज से उसका एवोल्यूशन से उसका क्या रिलेशन है? वो तो एक एक्सेप्शन है, वो तो सिर्फ एक पर्सन होगा, उसको चलो मानते उसको होगी, लेकिन नेक्स्ट पर्सन में कैसे आ सकती है वो एवोल्यूशन में? वो तो एवोल्यूशन तो अलग चीज़ आ जाएगी ना फिर। और एवोल्यूशन कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, और इन्होंने बताया कि ये डिसकंटिन्यूस है, तो वो भी इनकी बात गलत थी। और इन्होंने बताया था कि डायरेक्शन लेस होते हैं, बट वो राइट, वो तो मैं भी आपको बता रहा हूँ। वो तो मैंने बताया कि उन्होंने बोला था कि डायरेक्शनलेस होता है। मैं कह रहा हूँ कि इट्स इवोल्यूशन इज अ डायरेक्शनल प्रोसेस, स्पीसिएशन इज अ डायरेक्शनल प्रोसेस। मुझे ये जानना था कि आप म्यूटेशन को एक्सेप्ट क्यों नहीं करोगे कि वो आपका स्पीसिएशन कॉज कर सकता है आपके हिसाब से? आप बोला एक्सेप्शन होता है, म्यूटेशन इज एक्चुअली गोइंग टू बी एक्सेप्शन, तो मैं कह सकता हूँ कि म्यूटेशन गोइंग टू बी रेयर। ये आपका यहाँ पे एक रेयर इवेंट है। दैट इज समथिंग आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपका एक रेयर इवेंट है, तो ये आपको ज्यादा होते हुए आपको यहाँ पे नहीं मिलता। ठीक है, और कोई है जो कुछ इसमें ऐड करना चाहेगा? एनीथिंग एल्स? सर आपने बताया, हाँ बोलो 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 तनुज, बोलो। आपने बताया था ना कि मोस्ट ऑफ द म्यूटेशन वहाँ पे होती है जहाँ पे जीन्स प्रेजेंट नहीं होते। तो अगर वहाँ पे म्यूटेशन होगी तो वो तो मतलब पास ऑन नहीं होगी ना न्यू जनरेशन में, क्योंकि जीन्स ही पास होते हैं। नहीं, वो पास तो होगी, पास तो होगी, बट उसका फिनोटाइप आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। राइट, वो पास तो होगा, आपकी बात सही है, इट विल पास। हमेशा म्यूटेशन अगर कहीं पे भी हो रहा है वो पास तो होगा, बट इट लाइक इट वोंट बी, यू वोंट बी एबल टू सी द फिनोटाइप बिकॉज़ वो हो रहा है नॉन कोडिंग सीक्वेंस के ऊपर। ठीक है, और कुछ वैसे ही आप सोच तो सही रहे हो, और कुछ इसमें और कुछ बता सकते हो आप?
नहीं बताओगे? बोलो जानवी। सर इवोल्यूशन ना इंडिविजुअल के मतलब वो बढ़ाता है, मतलब कि कैपेसिटी सर्वाइवल कैपेसिटी बढ़ाता है, बट म्यूटेशन में ना वो मतलब डिक्रीज करता है पर्सन्स के मतलब सर्वाइवल कैपेसिटी को। ओके ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं दैट म्यूटेशंस आर गोइंग टू बी हार्मफुल। म्यूटेशंस आर हार्मफुल। तो याद रखना ये बात, आपको हमेशा याद रखनी है, आप सबको, जो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप बताएंगे मुझे, राइट? जानते म्यूटेशंस जनरली आपके हार्मफुल होते हैं। ये बात मैंने आई थिंक आपको पहले भी बताई थी, आप सबको मैंने बताई थी ये बात। ऐसा मतलब कि सर ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं, ये बात आप सबको मैंने बताई थी दैट म्यूटेशंस आर गोइंग टू बी हार्मफुल, राइट? सो लाइक 10 में से 9 टाइम्स म्यूटेशन आर गोइंग टू बी हार्मफुल, right? So that is why it is not something which can become a cause for my evolution, right? Second चीज याद रखना, mutations are going to be rare. So mutations are not common. So mutation is always going to be, mutations are rare. ये आपको ज्यादा कॉमनली देखने के लिए आपको यहाँ पे नहीं मिलते। So mutations आपके यहाँ पे रेयर होते हैं, so इसलिए आप इनको नहीं यूज कर सकते एज अ रीजन फॉर माई इवोल्यूशन, क्योंकि आपके वैसे भी आपके यहाँ पे रेयर होते हैं। तीसरी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है दैट म्यूटेशंस की जब हम यहाँ पे बात करते हैं, व्हेनेवर वी डिस्कस म्यूटेशंस, याद रखना मोस्ट ऑफ द म्यूटेशंस आर गोइंग टू बी रिसेसिव। मेजॉरिटी ऑफ द म्यूटेशंस आर रिसेसिव, राइट? अब आप ये बात समझो आप यहाँ पे कि मेजॉरिटी ऑफ द म्यूटेशन आपके यहाँ पे रिसेसिव होते हैं। इसके एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, आप देख लो, आपने जितने भी डिसऑर्डर आपने पढ़े, फिनाइलकीटोयूरिया, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, ये सारे कैसे थे आपके? रिसेसिव कंडीशंस थी आपके यहाँ पे। ऑल ऑफ देम वर माय रिसेसिव कंडीशन, चाहे वो मेरी थी वहां पे सेक्स लिंक रिसेसिव, चाहे वो मेरा वहां पे, या फिर दूसरा मेरा वहां पे वो ऑटोसोमल रिसेसिव। बट आप नोटिस करना जितनी भी कंडीशन हमने देखी थी, चाहे हमने सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में अगर बात किया हो, ऑल ऑफ देम वर माय रिसेसिव कंडीशंस। अब क्योंकि आपके म्यूटेशंस आपके रिसेसिव होते हैं जनरली, इसलिए पहली चीज की आपको पॉपुलेशन में दिखते नहीं है, एंड द रीजन दे आर नॉट सीन द पॉपुलेशन बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू बी यूजफुल, दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर गोइंग टू बी हार्मफुल, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम दे आर गोइंग टू बी हार्मफुल, इसलिए वो आपको दिखते नहीं है। ऑन द अदर हैंड जो वेरिएशन होता है ना, जो आपके लिए बेनिफिशियल होता है, वो आपका हमेशा डोमिनेंट होता है। यार रखना, द वेरिएंट व्हिच इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल इन द एनवायरनमेंट इज ऑलवेज गोइंग टू बी डोमिनेंट, इसलिए वो यूज किया जाता है इवोल्यूशन के टाइम पे, और म्यूटेशन को हम यूज नहीं करते हैं। अगर म्यूटेशन मेरा रेसेसिव है तो सिंपल सी बात है बेटा, वो पहली चीज तो अपना को एक्सप्रेस कर नहीं पाएगा मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, और वो एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पा रहा? बिकॉज नेचर के अंदर, so that is why I cannot use them as a source of my speciation या source for my evolution। क्या ये बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? ये बात आप सबको समझ आ रही है यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। है ना? तो म्यूटेशन आपके मेनली आपके यहाँ पे रेसेसिव होते हैं, इसलिए हम इन्हें नहीं यूज कर सकते एज अ सोर्स फॉर माई इवोल्यूशन, इसलिए मैं इन्हें इवोल्यूशन के सोर्स के लिए मैं यहाँ पे इनको यूज नहीं कर सकता। आपके हमेशा वेरिएंट से आप यूज करेंगे एज अ सोर्स फॉर माई इवोल्यूशन, राइट? देन द नेक्स्ट थिंग यू हैव टू नो हियर इज कि जो आपका जो प्लांट था ना वहां पे, इवनिंग प्राइमोस वाला जो आपका प्लांट था, उसके अंदर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर था उसके अंदर। सो इवनिंग प्राइमोस का जो आपका यहाँ पे प्लांट था, इसके अंदर आपका लाइक दे हैड लाइक नंबर was different। इनके अंदर जो आपको जो म्यूटेंट प्लांट मिल रहे थे ना, वो म्यूटेंट प्लांट इसलिए मिले थे बिकॉज उनके अंदर क्रोमोसोमल का नंबर वहां पे अलग आ गया था। सो बेसिकली वो जो म्यूटेंट प्लांट थे आपके वहां पे, यू कैन नॉट कॉल एम एज अ स्पीसिएशन। तो उसको वो लग रहा था कि नई स्पीच है, वो एक्चुअली नई स्पीच नहीं थी, वो एक म्यूटेंट था। म्यूटेंट था इन द सेंस इट वाज एक्चुअली बिकॉज ऑफ द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। वहां पे क्रोमोसोम्स का नंबर आपका वहां पे बढ़ चुका था, वहां पे इंक्रीज हो चुका था, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपको एक अलग सा प्लांट आप वहां पे दिख रहा था। सो इवनिंग प्राइमोस में याद रखना, ये बात उसे तब पता नहीं थी, ये बात बाद में दैट वो प्लांट में ये होता ही है, इस प्लांट के अंदर ये देखने के लिए आपको मिलता ही है, दैट यू फाइंड दैट द क्रोमोसोम नंबर इज गोइंग टू बी हाई इन दोस प्लांट्स, यू फाइंड दैट हैपनिंग। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बोला था कि पॉलीप्लॉइडी आपको प्लांट्स में देखने के लिए मिलती है। यस सर। वही चीज यहाँ पे हो गया था, वही चीज यहाँ पे हो चुकी थी, इसलिए एक सेट ऑफ प्लांट है जिसके अंदर यू हैव अ डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा तो ऑब्वियसली का कुछ तो फिनोटाइप आपको दिखेगा वहां पे,
if you have such an increased number of chromosome, then you will have some kind of phenotype over there. तो वही चीज आपकी वहां पे हो रही थी, and because of that you can say that उसके हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे किसी भी तरीके से, because वो तो एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर था वहां पे, या क्रोमोसोमल एब्रिब्रेशन था वहां पे, बिकॉज ऑफ द प्लांट वर डिफरेंट, तो वो एक्चुअली में नई स्पीशीज आपके वहां पे नहीं था। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो याद रखना, म्यूटेशन आपके यहाँ पे हार्मफुल होते हैं, म्यूटेशन आपके रेयर होते हैं, एंड मेजॉरिटी ऑफ द म्यूटेशन आर गोइंग टू बी रिसेसिव, राइट। Along with that, even the model जो उन्होंने वहाँ पे यूज किया था, that was not a real model. The result was not actually an example of a mutation. It was an example of a chromosomal aberration या disorder, जहाँ पे आपका क्रोमोसोम का नंबर आपके यहाँ पे बढ़ रहा है, राइट। सो बिकॉज ऑफ दैट यू कैन से कि उनकी थ्योरी को हम यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो ये जो मैंने आपके रीजन लिखे हुए हैं ना, ये रीजन की वजह से हमने उनकी थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया था। सो बेसिकली द म्यूटेशन थ्योरी आपको कह ये रही है कि ये है आपका रीजन फॉर द इवोल्यूशन, ये है आपका रीजन फॉर माय स्पीसिएशन, और हमारे पास यहाँ पे कई सारे रीजंस है टू से दैट इट इज नॉट समथिंग व्हिच इज एक्सेप्टेबल, बिकॉज म्यूटेशंस मेनली आर गोइंग टू बी हार्मफुल एंड दे आर रेयर, और इतना रेयर अगर म्यूटेशन होगा तो वो कभी भी आपका इवोल्यूशन में आपकी हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये बात आप सबको यहाँ पे याद रखनी, ज्यादा फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो। तो ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया ना, ये याद रखना, ये भूलना मत, that why it was not selected या why mutation was not accepted, mutation theory was not accepted। म्यूटेशन जो हो रहा है वो तो सही बात है, बट उसकी जो बात है कि इससे ही आपका सारा हो रहा है इवोल्यूशन, दैट्स नॉट ट्रू, ओके। तो इसके और बेस कई सारे सवाल आएंगे फ्यूचर में, देन उनको आप हैंडल करना आपको आना चाहिए, यू शुड बी एबल टू हैंडल दोस क्वेश्चंस ओवर देयर, राइट। चलिए आगे देखते हैं। सो दैट इज समथिंग वी हैव सीन। अब एक काम करिए, एक दो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके बताइए आप मुझे, हैंड रेज करिए सॉल्व करके, दैट कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन आपके सामने है, आप पढ़ सकते हो खुद से, एंड देन रेज योर हैंड। बताइए कौन बताएगा इसका आंसर, बोलिए प्रखर, क्या होगा इसका आंसर? सी, ऑप्शन सी। मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगता है कि जब एमसीक्यू सॉल्व करने की बात है, आप आंसर देने के लिए रेडी होते हो, सॉल्व भी कर देते हो, सही भी आंसर बताते हो आप लोग, बट जब कोई चीज एक्सप्लेन करनी होती है तो आप लोग क्यों अटक जाते हो? मतलब फिर आपको क्या हो जाता है? आई रियली वांट टू नो दिस, कि जब कोई चीज एक्सप्लेन करनी होती है तो क्या मतलब क्या होता है वो इनहिबिशन जिसकी वजह से आप कहते हो कि नहीं यार अब तो मैं हैंड रेज नहीं करूंगा? ये ऐसा होता है कि इतना लंबा आंसर कौन देगा? एबीसीडी बोलते आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, इसका आंसर बताओ मुझे यहाँ पे। वेरिएशन कॉज्ड बाय म्यूटेशन एज प्रपोज्ड बाय ह्यूगो डे वेरीज आर, अब जिसे ध्यान से देखना एंड देन ट्राई टू आंसर दिस। टेक योर टाइम एंड बताइए अपूर्वा। ऑप्शन सी। अपूर्वा आप ये भी बताइए मुझे कि क्यों बच्चे कुछ एक्सप्लेन करने के लिए अपना हैंड रेज नहीं करते हैं? पता नहीं अपूर्वा, like you share the same age group ना, so you should be have some idea why you don't raise your hand to explain something। सर, हाँ तो बोलो। तो जो पिछला क्वेश्चन था उसमें उन्होंने फ्लावर का नाम पूछा था ना, हाँ तो वो तो इवनिंग प्रिमरोज नहीं था? साइंटिफिक नाम लिखा हुआ ना यहाँ पे, लिखा तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है बेटा। अरे कहाँ देख रहे हो आप? तनप्रीत, तनप्रीत ध्यान दो, लेक्चर पे ध्यान दो। दिखा? यस सर। एरो बना दी मैंने। ऑलराइट ठीक है, ओके इसका आंसर बता दिया किसी ने, सी बढ़ रहे हैं। और अलजी आपको क्या लग रहा है क्या होगा इसका आंसर? अलजिया जल्दी बताइए, आगे बढ़ना है हमें भी। बताओ दीक्षा क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी। रैंडम एंड डायरेक्शनलेस इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। दीक्षा इवोल्यूशन कैसा होता है? सर वो मतलब ये तो रैंडम और डायरेक्शनलेस है, इवोल्यूशन कैसा होता है? डार्विन के हिसाब से जो इवोल्यूशन होता है वो कैसा होता है, मैं ये पूछ रहा हूँ दीक्षा आपसे। अक्युमुलेशन होता है और वेरिएशंस में, और अच्छा इवोल्यूशन डायरेक्शनल होता है या डायरेक्शनलेस होता है? डायरेक्शनल। काफी टाइम लगता है उसको। राइट, और वो ग्रेजुअल होता है या रैंडमली सडनली होता है? ग्रेजुअल। ग्रेजुअली होता है, स्लोली स्लोली आपका होगा, यही मुझे आपसे पूछना था।
ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द हुगो de Vries मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन, इनमें से कौन सा टर्म आप चूज करोगे? बताइए शिवा, क्या होगा इसका आंसर? नहीं बताएंगे? बताइए दीपिका, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन नंबर बी। दीपिका एक्सप्लेन कर दो ये ऑप्शन बी क्या होता है। अरे हिंदी में ही एक्सप्लेन करना है, बताओ सबको। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, इतना इतना चुप मत रहो, आपका साइलेंस से मैं वो हो जाता हूँ। काजल बताओगे व्हाट इज दिस सॉल्टेशन, क्या होता है? सर जब म्यूटेशन होता है ना सिंगल बिग लार्ज स्टेप में, उसे सॉल्टेशन। राइट, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन जो आपका होता है उसे हम कहते हैं यहाँ पे साल्टेशन, बिल्कुल राइट, ठीक है। सो दैट इज समथिंग व्हिच विल हैपन, और यही उन्होंने बोला था कि यही इसके वजह से सब कुछ आपका हो रहा होता है, स्पीसिएशन इज आल्सो हैपनिंग बिकॉज़ ऑफ दैट। ठीक है, ठीक है, ये चलो हमने यहाँ पे देख लिया। ऑलराइट देन, आराम से देखो, इसे ध्यान से देखो एंड रीड द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ, खुद से पढ़िए एंड देन टेल मी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए हैंड रेस करिए इसके लिए। बताइए रानी, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन डी। शिवा क्या लग रहा है? शिवा बोलो, आवाज नहीं आ रही हमारी, ये आपकी है हमें। ऑप्शन डी बोल रहे हैं। अच्छा माइक में बोल रहा है, अच्छा चैट में बोल रहा है वो, ठीक है। महेश क्या लग रहा है आपको? ऑप्शन डी सर। महेश एक्सप्लेन कर दो यार, एक्सप्लेन कर दो कि ये ऑप्शन डी जो ये कह रहा है यहाँ पे, ये क्या किया था उस एक्सपेरिमेंट के अंदर जिससे वो ऑप्शन डी आपके यहाँ पे सी आंसर है। मुझे एक्सप्लेन बता दो फॉरवर्ड महेश। चलो मैं स्टार्ट करके देता हूँ। माउस लेके आया, वाइज मैन अपने घर पे माउस लेके आया बहुत सारे, अब क्या करेगा वो? महेश इज जस्ट वेटिंग राइट नाउ, पास हो जाए क्वेश्चन किसी और के पास। अरे महेश ऐसे कैसे? बताइए अपूर्वा, व्हाट हैपेंस आफ्टर दिस, व्हाट हैपेंस इन दिस? तो वो अपने घर माइक लेकर आया और उसने उनकी टेल्स कट कर दी। फिर 19 जनरेशन तक वो टेल कट करता रहा और फिर भी उसे ऑफस्प्रिंग जो मिले वो टेल के साथ मिले। तो उसने बोला कि ये जो थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है ये गलत है। राइट, सो ही सेड दैट इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर वाली जो आपके यहाँ पे थ्योरी है वो आपके यहाँ पे बिल्कुल सही नहीं है, बिकॉज आई कैन ऑलवेज सी अ माउस विद द टेल इवन दो वो टेल में कट कर रहा हूँ एक जनरेशन के अंदर। तो एक्वायर्ड जो कैरेक्टर आपको जो है यहाँ पे नॉट हैविंग अ टेल इज नॉट गेटिंग ट्रांसमिटेड, राइट। सो उसने पता है क्या बोला था? अब ये बात एनसाइड में मेंशन नहीं है लेकिन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि वेजमैन ने आपको यहाँ पे दी थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म। वेजमैन ने एक अलग से थ्योरी दी थी, दैट वाज कॉल्ड एज थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म। अब थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म आपको ये कहती है कि आपका जो वेरिएशन है या जो भी आपका जो ट्रेट है, अगर आपके गैमेट वाले सेल्स में आपको मिल जाए, जर्म सेल्स में अगर आपको मिल जाए, तो ही वो आपका इनहेरिट होगा। अगर आपके जर्म सेल मतलब जहां से आपके स्पर्म्स और एग बनते हैं, अगर जर्म सेल के अंदर अगर वहां पे कोई वेरिएशन है तो ही वो आपका जाता है नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। ये बात वेस्टमैन ने बोली थी, जो बात सही भी है, राइट। अगर सोमैटिक सेल में, अगर मेरे स्किन सेल में अगर कोई वेरिएशन है और बाकी सेल्स में अगर नहीं है, देन वो नहीं जाएगा मेरे बच्चों के अंदर। बट आई कैन फाइंड इफ देयर इज सम वेरिएशन व्हिच इज देयर इन माय जर्म सेल्स, राइट, ऑब्वियसली इट विल गो इनटू द नेक्स्ट जनरेशन। तो वेस्टमैन की जहां पे बात थी वो आपके यहाँ पे बिल्कुल सही थी। तो ये बात भी आपको यहाँ पे, ये टर्म भी याद रख लेना। There are so many theories in this chapter, but we only select few only. Okay. Theory of inheritance of acquired character was given by, किसने दी थी वो तो आप मुझे बता ही दोगे, उसको मुझे एग्जाम्पल भी आपको वहां पे देना है एंड थोड़ा बहुत आपको बताना पड़ेगा उसके बारे में। अलजिया बताना चाहोगे अनम्यूट करके? नहीं बताइए अलजिया, तो आप बताइए क्या होगा इसका आंसर? वो ऑप्शन बी है इसका आंसर। लेमार्क ने बोला था, इसने अब बोला दो था थ्योरी बताओ,
हाँ बोलो। इसने बोला था कि यूज एंड डिसयूज थ्योरी थी पहले इसकी, जिसमें इसने बोला था कि अगर हम ऑर्गन को यूज करते जाएंगे तो वो ग्रो होता जाएगा, अगर हम उसको यूज नहीं करेंगे तो वो डिजेनरेट हो जाएगा। और एग्जाम्पल उसको एग्जाम्पल 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 की जैसे आपने बताया था कि मान लो हम तो आईज यूज करते हैं और हमारी आईज तो लार्ज हो जाएंगी, ऐसा तो नहीं होता है। तो इसलिए फिर दूसरी थ्योरी थी थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, जिसमें इसने बोला था कि जो वो है मतलब जैसे हम कोई चीज सीख रहे हैं तो वो ऑफस्प्रिंग्स में भी पास ऑन होगी। जैसे गिटार बजाना आता है सर, मैंने सीख लिया, पर वो आगे ऑफस्प्रिंग में पास नहीं होगा, उनको दोबारा से सीखना पड़ेगा। राइट, perfect examples, right? That is what he said, and that is something which is not going to be untrue, right? That's going to be not something which cannot be accepted. ठीक है, इसके अलावा ये दो एग्जाम्पल के अलावा वो भी याद रखना, जिराफ वाला एग्जाम्पल याद रखना, कई बार क्वेश्चन में जिराफ वाला एग्जाम्पल डालेंगे वो लोग, ठीक है? तो जिराफ वाला एग्जाम्पल सब लोग याद रखना कि जिराफ वाले बात बोलिए, और स्नेक वाली बात भी याद रखना। स्नेक्स डोंट हैव लिम्स, तो उसका माना था कि उसे यूज ही नहीं किया लोगों ने, तो वो आपके चले गए। बढ़िया, सही है। सो दैट्स गोइंग टू बी योर ऑप्शन बी इन दिस, ठीक है? तो यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देख लिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं फ्रॉम दिस टॉपिक, तो ये टॉपिक आपको याद रखना है। तो देखो अभी तक हमने क्या देखा, वी हैव सीन द हुगो दे वेरीज की म्यूटेशन थ्योरी हमने यहाँ पे देखी, वी हैव डिस्कस समथिंग इन टर्म्स ऑफ द लेमार्किज्म, एंड वी हैव आल्सो डिस्कस कि आपके जो नेचुरल सिलेक्शन की जो कहानी थी उसका इन्फ्लुएंस डार्विन के दिमाग में कहाँ से आया था? कोई बताएगा अभी बिना कुछ देखे कि आपका डार्विन के अंदर वो इन्फ्लुएंस किसके काम से आया था? TR थॉमस, यस TR थॉमस, थर्मस हाँ बढ़िया। टीआर माल्थस वाज अ पर्सन, एंड क्या बोला था उन्होंने? मोनिका बता दो फटाफट सबके लिए कि उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ऐसा क्या बोला था जिसका इन्फ्लुएंस डार्विन पे आया था? सर उन्होंने बताया था कि सर एक मिनट रुको सर, नहीं आ रहा है अभी, भूल गए? एनीवन एल्स बताइए तो अनप्रीत। सर उन्होंने बताया था कि जैसे पॉपुलेशन जो है अब्रप्टली इंक्रीज करती है, पर सोर्सेज लिमिटेड होते हैं, इसलिए जो पॉपुलेशन होती है उनको भी एज पर द रिसोर्सेज उतनी कैरिंग कैपेसिटी होती है ना, जहाँ पे ट्रू ट्रू, वेरी गुड, वो कंट्रोल में रहती है, बिल्कुल सही। आपका पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली आपका ग्रो करता है, बट रिसोर्सेज आपके हमेशा लिमिटेड रहेंगे। फूड विल बी रिसोर्सेज, अदर रिसोर्सेज, देन यू आल्सो फाइंड डिजीज एंड डेथ इज ऑलवेज हैपनिंग। सो बिकॉज यू हैव अ नंबर ऑफ रिसोर्सेज लेस, इसलिए हमेशा आपको वहां पे रहेगा competition, and because you will always have a competition, only the better one will get moved forward in the next generation. So yes, that's what you have find happening over there. तो ये याद रखना, और नेचुरल सिलेक्शन तो आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ चुके हो, so that is something you are clear with. अब हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे नया टॉपिक, दैट इज ना हार्डी-वेंगबर्ग प्रिंसिपल। आई होप यहाँ तक चीजें आपको सबको समझ आ रही है। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू जो लोग भी यहाँ पे हैं, सब राइट, अल्जिया, सिद्रा एंड ऑल द अदर पीपल। देखो अगर कोई चीज समझ नहीं आती तो ये मत सोचो कि मैं नहीं बोल सकता है, नहीं बोल सकती, बता दो कि सर ये एक बार रिपीट हो जाता तो बेटर रहता। वैसे तो कैन से दैट। अब तो इतने पुराने तो हो गए ना आप लोग, हो गए इतने पुराने, नहीं हो गए अभी भी आप लोग ऐसे हो कि नहीं सर हम तो नहीं बोल सकते। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द हार्डी-वेंगबर्ग प्रिंसिपल ओवर देयर। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि जो आपका प्रिंसिपल है ये आपका दिया था हार्डी एंड वेंगबर्ग ने। सो दीज वर दीज टू इंडिविजुअल्स, एंड ये एक मैथमेटिकल प्रिंसिपल है। सो बेसिकली अब आपका यहाँ पे मैथ्स लगेगा थोड़ा बहुत। याद रखना जब भी बायो के अंदर मैथ्स लगता है तो यू गेट समथिंग न्यू, और आई वुड से कि मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि आपको बायोलॉजी में मैथमेटिक्स चाहिए होता है। अभी इस लेवल पे तो आप इतना नहीं देख पाते, बट जब आप फ्यूचर में बायो को जब आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे हायर लेवल के ऊपर जाके, देन यू लगेगा कि मैथमेटिक्स की आपको वहाँ पे जरूरत पड़ती है। एंड व्हेन यू ऐड मैथमेटिक्स इन सर्टेन फील्ड्स ऑफ साइंस, तभी आपको कुछ नया मिलता है, then only you get something new, right? So बल्कि मैं कहूँगा इस तरीके से भी that if you have a good hand in mathematics, then you have a potential to find something new in biology. I can say that, right? Very often new formulas, नए concept, नई theories, नए laws कई बार जो आते हैं ना, people have a grip on mathematics when they do that. तो यहाँ पे हम वही चीज़ है कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल के साथ देखेंगे about the हार्डी-वेंगबर्ग प्रिंसिपल के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं, उसको हम यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो इसको आराम से सुनो और समझना है यहाँ पे, और समझ नहीं आया तो पूछ लेना अगर कुछ समझ नहीं आ रही तो। द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द पॉपुलेशन इज सेड टू बी इन अ जेनेटिक इक्विलिब्रियम
if it is not undergoing any kind of evolutionary change. प्रिंसिपल यहाँ पे ये क्या कह रहा है आपका कि आपकी पॉपुलेशन जो आपके यहाँ पे होती है, it always remains in the genetic equilibrium if it is not undergoing any kind of evolutionary change. हमेशा वो आपके यहाँ पे इक्विलिब्रियम के अंदर आपके यहाँ पे रहेगी. अब यहाँ पे जेनेटिक इक्विलिब्रियम का मतलब यहाँ पे क्या होता है? सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग. एलील फ्रीक्वेंसी एक पॉपुलेशन के अंदर हमेशा रहती है कांस्टेंट. इवन आपकी जो जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी होती है, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी ये आपकी रहती है हमेशा कांस्टेंट. सो एलिलिक फ्रीक्वेंसी एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. ये बात इस स्टेटमेंट में यहाँ पे आपके सामने बोल के रखिए. दिस इज व्हाट द स्टेटमेंट इज ट्राइंग टू टेल यू, दैट एलिलिक फ्रीक्वेंसी या एलिल फ्रीक्वेंसी एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी आपकी हमेशा रहती है कांस्टेंट एक पॉपुलेशन के अंदर. अब इसको हम थोड़ा और समझते हैं कि ये स्टेटमेंट को हम थोड़ा और समझते हैं कि लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं. तो इनका ये कहना है कि अगर समझो, लेट्स अज्यूम देयर आर लाइक एक एलील है कैपिटल ए, राइट, इज माय डोमिनेंट एलील. ये मेरा यहाँ पे डोमिनेंट एलील, राइट. और फिर आपका पास है वहां पे एक स्मॉल है विच इज माय रिसेसिव एलील. ठीक है. तो इनका ये कहना था कि योर डोमिनेंट प्लस रिसेसिव अगर हम करते हैं, इसकी अगर हम फ्रीक्वेंसी देखते हैं पॉपुलेशन के अंदर, समझो अगर मेरी कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी है कुछ अराउंड, लेट्स से अराउंड 0.7, ये मेरी फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील की, राइट. और जो स्मॉल है मेरा यहाँ पे, उसकी जो फ्रीक्वेंसी आपकी यहाँ पे रहेगी आपके यहाँ पे 0.3. तो इनका मानना था कि जब आप इनकी फ्रीक्वेंसी देखते हो ना एलील्स की, कोई भी अगर पॉपुलेशन, कोई भी अगर एक जीन की अगर आप एलील देखते हो, अगर आप उसकी फ्रीक्वेंसी देखते हो, तो उसका टोटल नंबर आपको हमेशा मिलेगा 1. उसका टोटल आपको जो नंबर मिलेगा आपको यहाँ पे 1 मिलेगा, राइट. सो 70% मेरे यहाँ पे डोमिनेंट एलील, यहाँ पे 0.7 इज गोइंग टू बी द एलील फ्रीक्वेंसी फॉर माय कैपिटल ए, एंड स्मॉल ए के लिए जो मेरे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रहेगी वो बाय डिफॉल्ट हो जाएगी मेरे यहाँ पे 0.3. एंड इसका जो वैल्यू आपको मिलेगा हमेशा आपको 1 मिलेगा. सो हर एक जीन के लिए जो एलील्स होते हैं ना, हर एक जीन के लिए जो आपके यहाँ पे एलील्स होते हैं, उसका आपको पॉपुलेशन के अंदर जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी और उसकी वैल्यू आपकी हमेशा रहती है 1. इसको हम यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम 2 फॉर्मूला यहाँ पे याद रखेंगे. विल ट्राई टू रिमेंबर 2 फॉर्मूलाज ओवर हियर. महेश एक सेकंड ना, 2 मिनट रुकना. ये वन फॉर्मूला इज माय P प्लस Q इज इक्वल टू 1. एक ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद रखना है. दूसरा फॉर्मूला आपका यहाँ पे रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी योर P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ये 2 फॉर्मूला आपको यहाँ पे आ रहे हैं. ये 2 फॉर्मूला क्या बता रहे हैं वो हम यहाँ पे समझते हैं. P प्लस Q इज इक्वल टू 1 जो आपको यहाँ पे फॉर्मूला है, ये आपको ये कह रहा है कि P is going to stand for P stands for your dominant allele. ये P स्टैंड करता है मेरे यहाँ पे डोमिनेंट एलील के लिए, और Q जो मेरा यहाँ पे है ये मेरा स्टैंड करेगा यहाँ पे फॉर माय रिसेसिव एलील. ठीक है. अब तुम सोचो, अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे, लेट्स से अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, लेट्स से अगर मैं कहता हूँ कि एक जीन है, राइट, एक जीन है और उसे हम स्टडी कर रहे हैं एक पॉपुलेशन के अंदर, और उसका जो डोमिनेंट एलील है, दैट इज गोइंग टू बी योर, लेट्स से उसका डोमिनेंट एलील आपको यहाँ पे B. जो डोमिनेंट एलील है उसकी फ्रीक्वेंसी जो आपको पॉपुलेशन में आपको मिल रही है वो है आपकी अराउंड, लेट्स से, या इसको मैं ऐसे नहीं बताता, इसको मैं थोड़ा चेंज करता हूँ. लेट मी चेंज दिस. अगर मैं आपको कहता हूँ कि आपका एक एलील है जो आपका रिसेसिव है, एक आपका एलील है जो आपका यहाँ पे रिसेसिव है, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है पॉपुलेशन के अंदर, अगर मैं कहता हूँ कि उसकी वैल्यू है आपकी यहाँ पे लेट्स से 0.4, सो दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस स्मॉल b ओवर देयर. स्मॉल b जो आपका यहाँ पे एक एलील है आपका यहाँ पे पॉपुलेशन के अंदर,
और उसकी वैल्यू आपके यहाँ पे 0.4, ये है आपके यहाँ पे एलिलिक फ्रीक्वेंसी यहाँ पे। तो आप मुझे बताइए अगर 0.4 मेरे स्मॉल बी की यहाँ पे एलिलिक फ्रीक्वेंसी है तो मेरे कैपिटल बी की कितनी होगी? 0.6 तो कैपिटल बी की मेरे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मेरे यहाँ पे हो जाएगी 0.6। अब आपने ये क्यों बोला कि 0.6, आपने क्यों से 0.8 नहीं बोला, 0.9 नहीं बोला, आपने क्यों 0.6 बोला? सर क्योंकि P प्लस के बराबर है ना। बिकॉज P प्लस Q इज इक्वल टू 1, हमें ये 1 कहते हैं, वो कांस्टेंट ही रहेगा हमेशा। आपकी एलिलिक फ्रीक्वेंसी हमेशा आपके यहाँ पे कांस्टेंट रहती है आपके पॉपुलेशन के अंदर। तो अगर आपको मैं एक की भी अगर वैल्यू देता हूँ, अगर मैं कहता हूँ कि एक एलिल है यहाँ पे आपका जिसका फ्रीक्वेंसी आपका 0.4 या 0.3 या जो मैं आपको वैल्यू दूं, तो आप दूसरे की वैल्यू आप वैसे ही पता लगा सकते हो, बिकॉज आपका रूल आप यहाँ पे जानते हो, द रूल इज गोइंग टू बी योर P प्लस Q इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला मुझे बता रहा है अबाउट माय एलील फ्रीक्वेंसी? क्या मैं कह सकता हूँ ये जो फॉर्मूला मुझे यहाँ पे, ये मुझे एक्चुअली इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है यहाँ पे मेरी इन टर्म्स ऑफ माय एलील फ्रीक्वेंसी को लेके? सो एलील फ्रीक्वेंसी को लेके ये फॉर्मूला मुझे यहाँ पे इंफॉर्मेशन मुझे बता रहा है, दिस फॉर्मूला इज गिविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस, राइट? ये बात मुझे यहाँ पे समझ आ रही है। अब एक बार फिर आप पीछे आ जाओ, ठीक है, नाउ कम बैक ओवर हियर। अब बताओ महेश बेटा, आपका क्या सवाल था? सर अलजिया कुछ बोल रही थी इसलिए करा था। अलजिया कुछ कह रही थी इसलिए इन्होंने हैंड रेज किया। रुकिए रुकिए, अलजिया को हम देखते हैं यहाँ पे, अलजिया का क्या मसला है। एक तो मेरे फोन के मसले है अलग। अलजिया कह रही है सर लेमार्क मेरा माइक काम नहीं कर रहा, TRM मेल्थस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वगैरह वगैरह। सर मेरा माइक काम नहीं कर रहा, 0.6, ठीक है। ऑलराइट महेश एंड अलजिया, आई हैव जस्ट सीन व्हाट हैज बीन मेंशन्ड ओवर देयर, ओके ठीक है। चलिए नाउ लेट्स सी अगेन दिस ओवर थिंग ओवर हियर। कैलिक फ्रीक्वेंसी आपके यहाँ पे क्या होता है, दैट इट इज गोइंग टू रिमेन द कांस्टेंट एंड जियोमेट्रिक फ्रीक्वेंसी आपके यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी। तो आपको याद रखना है कि जब मैं कह रहा हूँ वो कांस्टेंट रह रही है, सो दैट मींस आप समझ जाओ मैंने उसे कांस्टेंट क्यों बोला, बिकॉज आपके यहाँ पे फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिख रहा है। सो ये जो आपका फॉर्मूला है ना P प्लस Q इक्वल टू 1, ये आपको बताएगा अबाउट द एलील फ्रीक्वेंसी। और जो आपको जो दूसरा फॉर्मूला आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ था हमने यहाँ पे, विच वॉज माई P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर, ये आपको बताएगा, दिस विल गिव यू इंफॉर्मेशन अबाउट द जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। ये आपको बताएगा समथिंग इन टर्म्स ऑफ योर जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। और ये चीज भी आपको याद रखनी है जो मैंने यहाँ पे मेंशन करना भूल गया, इसको मैं हटाता हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करता हूँ। याद रखना हमेशा यहाँ पे दैट P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू ऑल्सो गोइंग टू बी 1। तो अब आपको इतना याद रखना है, मैं आपसे चाहूंगा कि आप इतना याद रखें यहाँ पे कि एलिलिक फ्रीक्वेंसी की जब आप बात करते हैं, एलिल फ्रीक्वेंसी की जब बात करते हो, उसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला के थ्रू आपको पता चल जाती है। अगर मुझे जाननी है जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी, अगर मुझे जाननी है जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी, तो मैं ये फॉर्मूला की यहाँ पे मदद लूंगा। सो आई विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला टू नो माय जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। अब आप सोचिए कि सर ये फॉर्मूला मुझे क्या बताएगा या क्या मुझे इससे इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो आप ये बात याद रखना कि जो P स्क्वायर मेरा यहाँ पे है, P स्क्वायर स्टैंड्स फॉर माय homozygous dominant. It is going to stand for my homozygous dominant. It will stands for my homozygous dominant. तो homozygous dominant का अगर मुझे फ्रीक्वेंसी जानना हो तो मैं ये फॉर्मूला के थ्रू यहाँ पे पता लगा सकता हूँ। Q स्क्वायर आप बता सकते हो, Q स्क्वायर क्या बता रहा होगा मुझे यहाँ पे, what it will be telling me now? Homozygous recessive. बहुत सही, right. It will tell us about my homozygous रिसेसिव। ये मुझे बताएगा, मेरे इंफॉर्मेशन मुझे शेयर करेगा अबाउट माय होमोजाइगस रिसेसिव को लेके, राइट। और इसी तरीके से आप मुझे ये बता सकते हो कि आपको यहाँ पे जो 2PQ यहाँ पे होगा, ये आपको रहेगा अबाउट द हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल। जो 2PQ जो रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे, ये मुझे बताएगा कि जानते ना पॉपुलेशन में आपको होमोजाइगस डोमिनेंट मिलता है, होमोजाइगस रिसेसिव मिलता है, यू आल्सो गेट हेट्रोजाइगस इन द पॉपुलेशन। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है आपका यहाँ पे अबाउट माय हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल, इनके बारे में मुझे यहाँ पे पता चलेगा, राइट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो फॉर्मूला आपके जो दो फॉर्मूले, ये दोनों फॉर्मूला आपको क्या बता रहे हैं, तो याद रखना ऊपर वाला फॉर्मूला जो मेरे यहाँ पे P प्लस Q इक्वल टू 1, इट टेल्स मी अबाउट द एलील फ्रीक्वेंसी, और P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इक्वल टू 1 विल टेल मी अबाउट द जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। ये मुझे जीनोटाइप की क्या फ्रीक्वेंसी आपके पॉपुलेशन के अंदर वो बता रहा है, और दोनों की वैल्यू हमेशा आपकी रहेगी 1, एंड में आपकी दोनों की वैल्यू आपके यहाँ पे 1 आती है। तो इसमें जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको मिलते हैं ना,
तो आप एक्चुअली में एंड में चेक कर सकते हो कि वो वैल्यू 1 आ भी रही या नहीं आ रही. इट शुड कम 1 ओवर देयर, राइट? मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इट शुड कम एक्जैक्टली 1 ओवर देयर. सो ये बात आपको यहाँ पे रखनी कि ये आपकी फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहती है. तो ये क्या कहना था, ये बात कहनी थी आपकी हार्डी एंड वेंगबर्ग की. हार्डी एंड वेंगबर्ग सेड दैट योर एलील फ्रीक्वेंसी एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. और ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हो, याद रखना. दिस इज अ फॉर्मूला फॉर माय जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज अ फॉर्मूला फॉर माय एलील फ्रीक्वेंसी. ये बात वो वहां पे कह रहे थे, लेकिन एक कंडीशन है. पहले ये बताओ, यहाँ तक ये बात समझ आ रही है आपको? यहाँ पे इज दिस क्लियर टू ऑल? यस सर. Yes, sir. ठीक है. So now what you have to know here is कि ये उन्होंने बोला कि यार ये कांस्टेंट रहेगा. दिस इज समथिंग व्हिच आई विल ऑलवेज फाइंड कांस्टेंट इन द पॉपुलेशन अंडर ओनली कंडीशन. यहाँ पे ये रहेगी दैट द पॉपुलेशन शुड नॉट अंडरगो इवोल्यूशन. ये आपका वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, लेकिन आपकी पॉपुलेशन इवोल्यूशन में नहीं होनी चाहिए. पॉपुलेशन शुड नॉट अंडरगो इवोल्यूशन, देन ओनली दिस वैल्यू विल रिमेन कांस्टेंट. अब एक बात बताओ, क्या ये रियलिस्टिक तरीके से पॉसिबल है क्या? No, sir. No, sir. नहीं पॉसिबल है. एक पॉपुलेशन तो हमेशा इवॉल्व करता रहेगा ना. एक पॉपुलेशन तो हमेशा इवॉल्व करता रहेगा, और पॉपुलेशन इज ऑलवेज गोइंग टू इवॉल्व ऑल द टाइम, राइट? सो दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट पॉसिबल रियलिस्टिक तरीके से, राइट? इसको मैं थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करता हूं. उन्होंने क्या बोला कि ये आपका हमेशा रहेगा कांस्टेंट इफ इट इज नॉट, द पॉपुलेशन इज नॉट अंडरगोइंग एनी काइंड ऑफ इवोल्यूशनरी चेंज. अब इसको हम थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करते हैं कि वो यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं. इवोल्यूशन उनके हिसाब से वहां पे क्या था, उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट डाल दिया, लेकिन उन्हें पता था कि लोग समझ नहीं पाएंगे, तो उन्होंने उसे और थोड़ा ब्रेक डाउन किया दैट व्हाट दे एक्चुअली मेंट ओवर देयर. मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ. लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग इन दिस. आपका जेनेटिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कौन सी कंडीशन में रहेगा? सो याद रखना, आपका जो जेनेटिक इक्विलिब्रियम है यहाँ पे द जेनेटिक इक्विलिब्रियम जो आपका यहाँ पे होगा, इट रिमेन्स कांस्टेंट बट ओनली इन सर्टेन कंडीशंस. अब क्या है वो कंडीशन जिसमें आपका जेनेटिक इक्विलिब्रियम आपका कांस्टेंट रहेगा? दोस कंडीशंस आर गोइंग टू बी लाइक देयर शुड बी, उस पॉपुलेशन के ऊपर देयर शुड बी नो नेचुरल सिलेक्शन. देयर शुड बी नो नेचुरल सिलेक्शन हैपनिंग इन दैट पॉपुलेशन. ये होना नहीं चाहिए. देयर शुड बी नो म्यूटेशन. उस पॉपुलेशन के अंदर कोई भी म्यूटेशन वहां पे होना नहीं चाहिए. देयर शुड बी नो जेनेटिक ड्रिफ्ट. अब जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है मैं आपको बाद में समझाऊंगा. अभी आप सिर्फ ये नाम को याद रख लो, रट्टा लगा लो, मैं आपको इसे बाद में एक्सप्लेन करूंगा. सो या देयर शुड बी नो जेनेटिक ड्रिफ्ट. पॉपुलेशन ने माइग्रेशन शो नहीं होना चाहिए. मतलब माइग्रेशन करना मतलब कोई बाहर से वहां पे अंदर आ रहा है या अंदर से बाहर जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए. देयर शुड बी नो माइग्रेशन. देयर शुड बी नो माइग्रेशन ऑफ द पॉपुलेशन व्हिच शुड बी हैपनिंग ओवर देयर. माइग्रेशन आप समझते हो ना, कोई एनिमल कहीं एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में जा रहा है, राइट? उसे हम कहते हैं माइग्रेशन. सो माइग्रेशन वहां पे होना नहीं चाहिए. ओके, देन देयर शुड बी नो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. देयर शुड बी नो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, राइट? एंड द लास्ट थिंग इज गोइंग टू बी देयर शुड बी रैंडम मीटिंग. पॉपुलेशन के अंदर रैंडम मीटिंग होनी चाहिए. रैंडम मीटिंग शुड बी देयर इन द पॉपुलेशन. अगर आप इतने रूल्स, अगर एक पॉपुलेशन आपका एक इतने रूल्स अगर फॉलो कर रहा है, अगर एक समझो एक डियर का पॉपुलेशन है एक आइलैंड के ऊपर, अगर वो इतने रूल्स अगर फॉलो कर रहा है, तो आपको हमेशा वैल्यू आपकी 1 मिलेगी. तो आपको हार्डी वेंगबर्ग प्रिंसिपल के हिसाब से एक एलिलिक फ्रीक्वेंसी या एक आपकी जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी जो होगी आपको हमेशा वहां पे 1 मिलेगी. अब आप मुझे बताओ, अगर एक पॉपुलेशन एक हैबिटेट में रह रहा है, क्या कभी हो सकता है कि वो सब ये सब फॉलो कर रहा होगा वहां पे? इज इट पॉसिबल टू फाइंड दैट हैपनिंग? No, sir. नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता. जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन तो आपको वहां पे हमेशा ही होगा वहां पे, राइट? यू विल ऑलवेज फाइंड नेचुरल सिलेक्शन हैपनिंग ऑल द टाइम. ठीक है, चलो माइग्रेशन शायद ना हो रहा हो, लेकिन बाकी चीज तो आपकी हो रही होंगी वहां पे. यू विल ऑलवेज फाइंड दैट हैपनिंग. ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट यू शुड नो दैट. आपको ये चीज यहाँ पे याद रखनी है कि हार्डी वेंगबर्ग प्रिंसिपल आपको फिर क्या हेल्प कर रहा है. इनका जो रूल है वो किसी कंडीशन में ही काम करेगा. इन्होंने जो भी आपको यहाँ पे बातें बताई है, दैट विल ओनली वर्क इन अ सर्टेन सेट्स ऑफ कंडीशंस, राइट? उसके बियॉन्ड वो काम नहीं करते. उसके बियॉन्ड द वैल्यू इज गोइंग टू चेंज. तो आप ये बात समझो यहाँ पे कि अगर आपका नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है, अगर आपका म्यूटेशन हो रहा है, अगर आपका माइग्रेशन हो रहा है, तो आपकी वैल्यू क्या आपकी 1 आएगी या 1 से अलग आएगी? आप मुझे बताओ, वैल्यू विल चेंज या वैल्यू 1 ही रहेगी?
चेंज होगा। क्या कह रहे हो आप लोग? अगर नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है आपको वहां पे, तो क्या वैल्यू 1 रहेगी या 1 से अलग आएगी? नीचे होगी चेंज सर। अलग आएगी सर। चेंज होगी सर। चेंज होगी, अलग आएगी। समझो इस बात को कि अगर आपका नेचुरल सिलेक्शन एक हो रहा है अगर आपके पॉपुलेशन के ऊपर, तो आपकी वैल्यू 1 नहीं रहेगी, वो आपकी डिविएट करेगी। अब ये बात समझो आप, आपका वैल्यू कितना डेविएट करता है ये आपको बताएगा कि आपका पॉपुलेशन इवॉल्व कर रहा है नहीं कर रहा। समझो इस बात को कि अगर मैं एक पॉपुलेशन को स्टडी करता हूं और अगर मुझे वैल्यू मिलता है उसका अराउंड लेट्स से 2.23, अगर मुझे मिलता है, आपका आखिरी वैल्यू मुझे मिलता है आपका पूरा फॉर्मूला रन करने के बाद, इफ आई गेट द वैल्यू अवे फ्रॉम 1, तो पता है इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? दैट मीन्स माई पॉपुलेशन इज इवॉल्विंग, माई पॉपुलेशन is evolving। मतलब मेरा पॉपुलेशन वहां पे इवॉल्व कर रहा है। तो आप ये चीज आप यहाँ पे समझो कि अगर आपका वैल्यू 1 से डेविएट कर रहा है, इतना डेविएट नहीं करता, लेकिन अगर आपका 1 से डेविएट कर रहा है, थोड़ा बहुत अगर डेविएट कर रहा है, इसका मतलब आपका यहाँ पे ये होता है दैट आपका पॉपुलेशन आपका यहाँ पे इवॉल्व कर रहा है, आपका पॉपुलेशन आपका यहाँ पे इवॉल्व कर रहा है, एंड दैट टेल्स मी अबाउट समथिंग हैपनिंग ओवर देयर। तो इससे मैं आइडिया लगा सकता हूँ कि एक पॉपुलेशन में इवोल्यूशन हो रहा है नहीं हो रहा। मैथमेटिकली तो एटलीस्ट मैं पॉपुलेशन का वहां पे आइडिया लगा सकता हूँ। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। ठीक है। सो इफ देयर इज अ चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस नंबर, देन आई कैन श्योरली से दैट माय पॉपुलेशन इज इवॉल्विंग ओवर देयर, राइट? ये जो पॉइंट्स मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं ना, इनको आप बहुत सही तरीके से याद रखना, बिकॉज क्वेश्चंस आएंगे। आप देखोगे ना, अगर आप नीट के पेपर सॉल्व करोगे तो इसमें से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन के आते हैं। सो यू हैव टू नो ऑल दोस पॉइंट्स ओवर देयर कि इस कंडीशन के अंदर I will always find there's going to be a genetic equilibrium। हमेशा मुझे genetic equilibrium वहां पे मिलेगा, राइट? और आप ये जान दो कि ये रियलिस्टिक तरीके से फॉलो नहीं हो सकता एक नेचर के अंदर, राइट? तो आप ये भी समझो कि इस वैल्यू को जो हम मिलते थे, ये जो p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, या ये जो वैल्यू हमें यहाँ पे दिख रही है, ये वैल्यू आपका बेस लाइन है। ये वैल्यू बेसिकली आपका एक बेस लाइन है। इससे वैल्यू अगर आपका चेंज होता है, ऊपर नीचे अगर होता है, देन आई कैन से समथिंग इज हैपनिंग इन द पॉपुलेशन। आई कैन श्योरली से कि पॉपुलेशन मेरी वहां पे इवॉल्व कर रही है, राइट? अब इसके ऊपर कई सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं जो अभी हम आज तो नहीं करेंगे, बट कल आप लोग मुझे वापस मिलोगे 7 बजे, तो कल हम करेंगे बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व इसके ऊपर और फिर आगे बढ़ाएंगे, राइट? ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बार ये टॉपिक आपका समझ में आ गया ना, उसके बाद तो इट्स लाइक गोइंग डाउन हिल। उसके बाद जो बाकी रहते टॉपिक, इट्स लाइक वो ऐसे क्या होता है वो जिसके ऊपर हम लोग स्लाइड करते हैं वैसे आप नीचे आ जाओगे फटाफट। हाँ, इट्स वेरी सिंपल। बोलो मोनिका, क्या कर रहे हो आप? बोलो बोलिए मोनिका, बताइए, कुछ कह रहे थे आप? नो सर। नहीं बता रहे आप, ठीक है। ऑलराइट, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो इतनी, आई होप ये आपको 2-3 स्लाइड्स आपको यहाँ पे समझ आ रही है। दिस इज द फर्स्ट थिंग, और मैं आपको एग्जांपल इतने दूंगा ना कि आपको दिमाग में बैठ जाएगा। अगर अभी आपको ऐसा लग रहा है कि सर ये कैसे हो रहा है, क्या, कुछ टेंशन मत लो। जब कल का दिन खत्म होगा ना, देन यू विल हैव मच मोर एग्जांपल यू मस्ट हैव सॉल्व्ड फ्रॉम योर एंड इटसेल्फ, और आपको फिर आज के ऊपर ग्रिप बन जाएगी आपकी, ठीक है? सो आई होप दिस इज समथिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो इतनी बात यहाँ पे याद रखना। एनसीईआरटी पढ़ना, आई होप सब लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो? एनसीईआरटी बताओ, सच्ची बताओ, पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ पढ़ रहे हैं सर। यस सर। लड़कों ने कुछ बोला ही नहीं। अरे Yes, क्या sir। भाई, पढ़ो बेटा, पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, एंड मेक श्योर दैट यू रीड एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग ओवर देयर। एंड एक बार ये इसके लिए मत पढ़ना, हार्डी बेंगोर के लिए अगर आप नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। इसको हम एक बार हम लोग 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ना, फिर वो आपके इम्प्रिंट हो जाएगा आपका ये पूरे टॉपिक वैसे ही, राइट? दैट्स द ओनली थिंग यू हैव टू डू, ओके? अब बताइए, अगर आपको कोई डाउट या कोई क्वेरीज हो तो बताइए। If you have, अच्छा अक्षरा, I think you have shared one question with me ना, I'll revert back on that. I was actually occupied, so आपको revert नहीं कर पाया, but yeah, I'll get back to you, ठीक है? मैं उसे करता हूँ, राइट? हाँ जी, बाकी लोग बताइए, कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो, कोई इंफॉर्मेशन हो, बताइए। बोलिए अमनप्रीत, बताइए। सर एक टेस्ट में क्वेश्चन आया था ना, जिसमें उन्होंने बोला था कि डाई हाइब्रिड रेशियो है, एक में 3:1 का कैरेक्टर का हो रहा है, एक 2:1 का, तो बताओ उसकी डाई हाइब्रिड रेशियो क्या होगी? आपको बताना पड़ेगा, मुझे ऐसे नहीं समझ आएगा। सर ये ऐसे नहीं पता क्वेश्चन चलेगा। देख लीजिए। बोलना अक्षर, अच्छा यही आपने भेजा। अच्छा, लेट मी हैव अ लुक एट दैट। अगर ऐसा क्वेश्चन है कि जो सबको एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो हम एक बार देख लेते हैं सबके साथ बैठ के कि क्या है वो, ठीक है? बाकी काफी लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया कल के टेस्ट के अंदर, एंड आई थिंक द इफेक्ट वाज सीन ऑफ हैविंग ओनली इंग्लिश वाले क्वेश्चंस। आई कैन क्लियरली सी दैट
such a relief to see getting people score after removing the bilingual wala test. So that was actually quite nice. अभी आपका संडे को वापस टेस्ट हो रहा है, मेजर टेस्ट आपका हो रहा है। वो आपके साथ मैंने शेयर किया है ये वाला चैप्टर ना, आई शेयर विद यू एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम। यस आपको मिल जाएगा, और 2 चैप्टर आपके शेयर करूंगा मैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये 2 आपके साथ शेयर करूंगा। उसके साथ साथ मैं आपके साथ वो भी शेयर कर दूंगा, योर माइंड मैप ऑफ दिस चैप्टर। ये जो हमारे जो चैप्टर है उससे माइंड मैप भी शेयर कर दूंगा, तो उससे आप जल्दी रिवाइज कर पाओगे। सो इट विल बी स्लाइटली रिवाइज क्विकली। सर एक सेकंड रुक जाओ, बाकी 12th का भी पोर्शन रिवाइज करते रहना, क्योंकि 12th में से 40% आ रहा है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि उसमें से आप एक अच्छा स्कोर निकाल लोगे, एंड देन यू विल टेक केयर ऑफ द 11th वाले पार्ट को लेके। बट 12th का ऐसा नहीं है कि मिस आउट आप कर रहे हो। सो 12th में से तो आपके क्वेश्चन सही निकलने ही चाहिए। यू हैव ऑलरेडी गिवन नंबर ऑफ टेस्ट एंड यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। ठीक है, हाँ जी बताइए बेटा, बताइए, बोलिए अलजिया, बोलिए। सर वो जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो अभी तक पढ़ा नहीं है, क्लास में भी नहीं पढ़ाया था, तो सर इस टेस्ट में छोड़ दूं, आगे 5 छुट्टी आएंगी तब कर लूंगी। कर लेना, कोई बात नहीं, ठीक है। बट शेयर तो मैं वही करूंगा, बट आप उसको छोड़ देना, वो यू कैन पिक अप सम अदर चैप्टर एंड यू Okay, हैव sir. द एक्सेस टू ऑल दोस ड्राइव्स ना बाबा, यू हैव द एक्सेस टू दोस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो मैंने वहां पे लगा के रखे हुए आपके साथ शेयर करे हुए हैं। आई होप सब लोग एक्सेस कर पा रहे हो उस चीज को। यस सर। तो वहां से भी आप क्वेश्चन निकाल के आप सॉल्व कर सकते हो अपने एंड से हमेशा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार जो सर ने शेयर किए मेरे हो गया, मुझे और सॉल्व करना है, देन यू हैव आपके पूरी लाइब्रेरी वहां पे पड़ी हुई, जहां से आप निकाल के आप कर सकते हो। राइट, अलजिया बोलो, क्या कहना चाहते हो, बोलो। सर एक्चुअली मैं जो माइक यूज कर मतलब एयरफोन यूज कर रही हूँ, काम नहीं कर रहा था, इसलिए सब बोल नहीं रही थी मैं। मतलब बोल रही हूँ कि नेक्स्ट मंडे से मेरा यूनिट टेस्ट चालू हो जाएगा। चलता रहेगा वो, कोई बात नहीं, क्लास लगाओ तब भी, क्लास आप डॉज नहीं कर सकते यूनिट टेस्ट की वजह से। क्लास की अलजिया सर संडे वाला टेस्ट शायद मैं नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा क्लास रहेगा उस क्यों नहीं दे पाओगे, क्यों नहीं दे पाओगे लेकिन संडे वाला टेस्ट? एक्स्ट्रा क्लास रहेगा सर। तो एक्स्ट्रा क्लास के बाद हो ना, एक्स्ट्रा क्लास पूरे दिन थोड़ी चलेगा, 3 घंटे चलेगा मैक्स टू मैक्स। यस सर। अलजिया करना पड़ेगा, इट इज एज सिंपल एज दैट। राइट, अलजिया मैं बोल सकता हूँ, अलजिया आई कैन से दैट कि कोई बात नहीं अलजिया मत दो टेस्ट, कोई बात नहीं चलेगा, बट इट्स एक्चुअली नॉट ट्रू इन अ रियल सेंस। इट्स नथिंग लाइक कोई बात नहीं। देयर आर नंबर ऑफ पीपल हु आर लाइक competing for the resources, right? So yeah, I won't say that to any one of you. अगर आप लोग कहते हो कि मुझे MBBS करना है, then I assume कि तुम लोग मीन करते हो जब तुम कहते हो कि मुझे MBBS करना है। Yeah, that's what I think. So yeah, pick yourself up and manage your things, as simple as that. All right, और कोई सवाल हो तो बताइए, कोई सवाल या क्वेश्चन हो तो बताइए। If you have any questions or सवाल बोलिए। मोनिका आपकी आवाज कट रही है, और जिसका कोई सवाल नहीं है, या they can drop off. You have one more lecture, so yeah, you can drop off if you have no questions. Yeah, bye Deepika, bye everyone. Yeah, bye, good night. थैंक यू सर। Yeah, bye, bye. तो कुछ भी पता नहीं चल रहा बेटा, मोनिका कुछ भी समझ नहीं आ रहा, हिंदी में बोलो एक बार फिर। सर अभी आपने बताया था ना वो लैंग्वेज प्रिंसिपल का, तो उनमें उन्होंने प्रिंसिपल में जैसे उन्होंने बताया कि कांस्टेंट वन आना चाहिए वगैरह वगैरह, और ये कंडीशन वगैरह थे। उन्होंने किसी चीज पे एक्सपेरिमेंट करा होगा ना, तो किसके ऊपर करा था? उन्होंने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाया, उन्होंने ये कोई प्रूफ नहीं किया किसी पॉपुलेशन को लेके। इट वाज ऑल मैथमेटिकल फॉर्मूला, दैट इज समथिंग दे वर बेस्ड ऑन। ठीक है, हाँ, तो ये मत सोचा कि हमारी कौन सी ऐसी पॉपुलेशन है सर जिसमें एग्जांपल है जहाँ पे वो इवॉल्व कर रही है इस फॉर्मूला के हिसाब से। आई वोंट हैव आंसर फॉर दैट, नो वन विल हैव आंसर फॉर दैट। इट्स अ मैथमेटिकल फॉर्मूला व्हिच यूज्ड एज अ बेसलाइन टू अंडरस्टैंड कि आपका अगर पॉपुलेशन इवॉल्व कर रहा है तो आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। ठीक है, बट यू कैन नॉट पुट इट इन अ पॉपुलेशन बिकॉज पॉपुलेशन इज ऑलवेज इवॉल्विंग। ठीक है, चलो, ऑलराइट देन, किरण एंड मोनिका, बाय।